चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री की बुक 2 का चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो गाइज आज हम अपने चैप्टर 5 पे पहुंच गए हैं और आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये यहाँ पे हम इंडिया में आए हुए अलग अलग ट्रैवलर्स के बारे में जानेंगे। जैसे आज के समय पे जब भी समर वेकेशन हो या जब भी छुट्टियाँ पड़ती है तो हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं। लोगों का अपना मतलब प्लान्स होते हैं कि भाई ठीक है हम लोग फॉरेन का ट्रिप मारने जाएंगे, हम लोग जो है टूर पे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और जब भी हम कोई फॉरेन लैंड पे जाते हैं जैसे कि किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाते हैं तो वहाँ से जब वापस आते हैं हम तो आके लोगों को बात बताते हैं, अच्छा ठीक है वहाँ पे ना लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ पे ऐसी सुंदर सुंदर जगहें हैं, वहाँ का लैंडस्केप ऐसा है, हमारे जैसा मौसम नहीं है, थोड़ा अलग है वहाँ का। ऐसी बातें हम भी जब कभी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आके अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को बताते हैं। तो देखो गाइस पहले ज़माने भी ना सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहती थी। ठीक है, अब हम कौन से ज़माने की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो टाइम पीरियड याद रखना 10 to 17th सेंचुरी का। 10 से लेके 17th सेंचुरी का जो है हम लोग टाइम पीरियड इसमें जानेंगे। 17th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड में जब अलग अलग ट्रैवलर्स यानी कि बाहर से लोग घूमने आते थे इंडिया में तो वो लोग इंडिया को किस नज़रिए से देखते थे, आज आप इस चैप्टर के थ्रू ये जानने वाले हो। तभी चैप्टर का नाम क्या है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, यानी कि ट्रैवलर्स अपने नज़रिए से क्या इमेज बनाते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब वो लोग घूमने आया करते थे बहुत पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पे। मेनली 3 ट्रैवलर्स के बारे में हम जानेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, जिनमें से पहले हैं अल बिरूनी, उसके बाद इब्न बतूता के बारे में और फिर फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। इन तीनों ने ही इंडिया में ये लोग आए और कुछ तो भैया बहुत सालों तक ये लोग इंडिया में रहे, 50-50 साल तक ये लोग इंडिया में रहे। इन्होंने इंडिया में आने के बाद मतलब इन्हें अच्छा लगा एंड दे स्टार्टेड डूइंग देयर जॉब्स। फिर जब ये वापस गए तो इन्होंने बुक्स लिखी इंडिया के ऊपर कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था इंडिया में रहने में, और यही चीज़ आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। बहुत सिंपल चैप्टर है। जैसे पिछले बुक के चैप्टर्स में हमने स्टार्ट पढ़ा अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हम बड़े बड़े एम्पायर्स में लोग कैसे रहते थे और अलग अलग हमने थिंकर्स के बारे में पढ़ी, लॉर्ड बुद्धा के बारे में हमने पढ़ा, महावीरा के बारे में हम पढ़ा। अब हम आगे की सेंचुरीज पे आ गए। अब हम जानेंगे जब बाहर के देश से लोग इंडिया आते थे तो उन्हें इंडिया कैसा लगता था, सिंपल। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, बोर तो बिल्कुल होने ही नहीं वाले, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर आपको। चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया है हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स एंड टाइप नोट्स मेरी इंस्टाग्राम ID पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड फॉलो मी, और वहाँ से आप चेक कर सकते हो। हाईलाइट सेक्शन चेक कर लें, और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी सबके नोट्स है, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ID लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाके आप सभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर में सबसे पहले जो ब्लू बॉक्स है उसमें हमें ये पूछ रखा है कि डू यू नो वाई डू पीपल ट्रैवल। आज के लिए तो हम रिक्रिएशन के लिए ज़्यादातर घूमने जाते हैं कि भाई ट्रिप करके आ रहे हैं, बोर हो रहे हैं घर पे, चलो घूमने चलते हैं। या कुछ लोग जो काम के लिए जाते हैं, ठीक है कि भाई टूर है, बिजनेस टूर है, उसके लिए जा रहे हैं। बट पुराने ज़माने में लोग जो है क्यों ट्रैवल किया करते थे, दिस इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। क्यों पुराने ज़माने में लोग ट्रैवल करते थे, तो पुराने ज़माने में भी लोग इन सर्च ऑफ वर्क ट्रैवल करते थे, यानी कि काम की तलाश में, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। सपोज करो उनके लैंड के ऊपर नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई कैलामिटी आ गई, तो वो वहाँ से भाग के दूसरी जगह जाते थे। ट्रेडर्स ऑब्वियसली ट्रेड करने के लिए लैंड से दूसरे लैंड में ट्रिप करते थे, ट्रैवल करके जाते थे। मर्चेंट्स, सोल्जर्स मूव करते थे। प्रीस्ट और पिलग्रिम, जो पंडित होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो लोग भी जो है पिलग्रिम्स यानी कि पिलग्रिमेज करने के लिए जाते हैं, जैसे हम तीर्थ स्थल पे जाते हैं। ये रीज़न से जो है पुराने ज़माने में जो है क्या हुआ करता था, ट्रैवल। और एक और रीज़न होता था दैट इज़ एडवेंचर, यानी कि रिक्रिएशन के लिए, इंजॉय करने के लिए, मतलब फॉर द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट के लिए भी ट्रैवल जो है वो किया जाता था। ठीक है, अब जो है हम ये जानेंगे कि देखो जब भी जो है लोग नई जगह पे ट्रैवल करके जाते थे तो वो डिफरेंट विटनेस करते थे लैंडस्केप को। यानी कि अब जैसे हम भी जैसे दुबई जाते हैं तो लगता है अरे यार यहाँ कितना ब्यूटीफुल एरिया है, समुद्र है, ठीक है यहाँ पे तो ऐसा एरिया है। फिर अगर हम कभी यूरोप जाते हैं तो वहाँ को पहचानते हैं। फिर आप कभी किसी ठंडे इलाके में चले जाओगे तो देखोगे भाई यहाँ तो बड़ी ठंड है। इस तरीके से हम वहाँ का लैंडस्केप कैलामिटी को जो है स्टडी करते हैं, समझते हैं। वैसे ही जब हमारे यहाँ इंडिया में जब भी कोई ट्रैवलर आता था या कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले वो वहाँ का लैंडस्केप देखते थे, फिर वो वहाँ का इन्वायरमेंट देखते थे, मौसम कैसा है, फिर कल्चर और कस्टम्स देखे जाते कि अच्छा यहाँ के लोगों का क्या पहनावा है, क्या खाते हैं ये लोग। जैसे कोई पंजाब आएगा तो अरे भैया छोले भटूरे और ये मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सब यहाँ खाया जाता है, टेस्टी टेस्टी। गुजरात में चले जाएंगे तो भैया वहाँ की फूड आइटम्स हो गई बढ़िया बढ़िया। ऐसे ही जो है जब कोई किसी दूसरी कंट्री में, जैसे आप इटली जाओगे तो यू विल सी पिज़्ज़ा, ठीक है। इसी तरीके से वो लोग अलग अलग कल्चर को देखते हैं। कल्चर में खाना पीना, कपड़े, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लैंग्वेज पे फोकस करते थे लोग जब नई जगह
जगह पे जाते थे कि भाई यहाँ के लोग क्या भाषा बोल रहे हैं, और ये ही सब चीज़ों को लोग देखा करते थे। अब इनमें से कुछ महान लोग होते थे पुराने ज़माने में जो ट्रैवल करके जब किसी नई जगह पे आते थे तो उसको लिख लिया करते थे, और उन्हीं लिखी चीज़ों को हम कहते हैं ट्रैवलॉग्स। जैसे कि आप लोग आज के समय पे ट्रैवल वाले व्लॉग्स देखते हो ना, देखते हो कि एक व्लॉग कर रहे हैं, वो कहीं घूमने गए हैं, भाई ये उस ज़माने के ट्रैवलॉग्स हैं। ये लोग आते थे, इतने लर्नेड मैन हुआ करते थे, ये इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार। उस ज़माने में लिटरेसी होना, अलग अलग भाषाओं को जानना, इनके पास कोई टूल नहीं होता था, कोई ऐप नहीं होता था जो ट्रांसलेट करके सुना देगा भाई हाँ भाई इंडियंस क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ में आ जाए। नहीं, ये इतने लर्नेड मैन हमारी कंट्रीज़ में आते थे, 4-4, 5-5, 6-6 भाषाओं की नॉलेज रख के आते थे, समझते थे, और जाके अपनी कंट्री में वापस जो उनका एक्सपीरियंस होता था उन्हें लिखा भी करते थे। और रास्ते में आना भी कोई आसान काम नहीं होता था। समुद्री यात्रा पे जब आते थे, कभी लुटेरे आ जाते थे समुद्री, कभी तूफान आ गया, एंड व्हाट नॉट, दे हैड टू सफ़र। ठीक है, और जो है हमारे पास बहुत सारे ट्रैवल अकाउंट्स, यानी कि बहुत सारे यात्रियों के अकाउंट्स हैं हमारे पास। अब वुमेन ट्रैवल अकाउंट्स तो हमारे पास इतने नहीं हैं, ठीक है, हम कोई होंगे हमारे पास वुमेन वाले ट्रैवल अकाउंट, ज़्यादा नहीं है हमारे पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन ट्रैवल नहीं करती थी, वुमेन भी ट्रैवल किया करती थी। ठीक है, चलो अब जानते हैं हम सब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रैवल अकाउंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ट्रैवल अकाउंट जब लिखे जाते हैं तो उनका सब्जेक्ट क्या होता है, किस बारे में ट्रैवलर जो है अकाउंट लिखता था। ज़्यादातर जितने भी ट्रैवलर्स आते थे तो वो अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो राज्यसभा चलती थी ना, वहाँ पे क्या काम काज हो रहा है कोई उस पर लिख दिया करता था। कोई रिलीजियस इशू पे, जैसे इंडिया में उन्होंने कोई रिलीजन प्रैक्टिसेस इंडिया में देखी और उन्हें उसमें कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उसमें उन्होंने उस प्रैक्टिस के रिलेटेड अपनी बुक में लिख दिया। कुछ आते थे और इंडिया का आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट देख के मिसमराइज हो जाते थे और उसके बारे में लिखा करते थे। तो ये है सब्जेक्ट ऑफ ट्रैवल अकाउंट्स। इसका एक एग्जाम्पल है गाइस, जो अभी आप चैप्टर 7 में भी देखोगे, जब सिटी ऑफ विजयनगरा को, इससे अगला चैप्टर जो है 7 चैप्टर, जिसमें हम विजयनगरा सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ था, एक ट्रैवलर आया था 15th सेंचुरी में, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। ठीक है, और ये जो है डिप्लोमैट थे, वो कहाँ से आए थे, हेरात से आए थे। इनका नाम क्या है, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। इन्होंने जो है ये डिप्लोमैट के रूप में आए थे इंडिया में, ये विजयनगर गए और ये ब्यूटी से मेस्मराइज हो गए और फिर इन्होंने इसके बारे में लिखा था, विजयनगरा के बारे में। तो ये 1 मार्कर याद रखना। ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवलर्स गाइज इंडिया में आए एंड दे वर मेस्मराइज विद ब्यूटी ऑफ हर कल्चर, और उन्होंने लिखा। ठीक है, इस वाली बुक में हम मेनली पढ़ेंगे 3 ट्रैवल अकाउंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल बिरूनी के बारे में। ये इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, नोट्स में भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रैवलर कहाँ से आया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल बिरूनी के बारे में, जो आए थे उज़्बेकिस्तान से 11th सेंचुरी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, जो मोरक्को से आए थे, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है मोरक्को, 14th सेंचुरी में। फिर हम पढ़ेंगे एक फ्रेंचमैन के बारे में, फ्रैंकोइस बर्नियर, जो 17वीं सेंचुरी में आए थे। ठीक है, तो आई वांट कि आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे इन तीनों ट्रैवलर्स का नाम, इनकी पर्टिकुलर सिटी के साथ और कौन सी सेंचुरी में आए थे, एंड इवन इनकी बुक, अभी तक मैंने बुक बताई नहीं है, बट हाँ इनकी बुक के साथ में आपको मुझे कमेंट में बताना है, चाहे आप चैप्टर के एंड में बता देना, ट्रैवलर का नाम, उनकी सिटी, उनका जो है कौन सी सेंचुरी में इंडिया में और उन्होंने कौन सी बुक इंडिया पे लिखी, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 पे, अल बिरूनी एंड द किताब उल हिंद। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अल बिरूनी के बारे में। देखो जो ये अल बिरूनी है, इन्होंने जो है यहाँ इनका हम सफ़र पढ़ेंगे ख्वाजरम से पंजाब तक का, कि ये पंजाब तक कैसे पहुँचे। ओके, तो अल बिरूनी वॉज बॉर्न इन 973। ठीक है, 1973 नहीं, ही वॉज बॉर्न इन 973। आप कह सकते हो CE या AD, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो ही वॉज बॉर्न इन 973। ख्वाजरम में ये पैदा हुए थे। ख्वाजरम क्या है, प्रेजेंटली उज़्बेकिस्तान जो है उसको ख्वाजरम कहा जाता था। अब उज़्बेकिस्तान कौन सी कंट्री है, ये आई होप आप लोगों को पता ही होगा। जब हमने सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, तो भी हमने जाना था कि सोवियत यूनियन की 15 जो पूरे कंट्रीज़ का पूरा हमारा यूनियन था USSR, उसमें से एक उज़्बेकिस्तान भी थी। ठीक है, तो ये ख्वाजरम के रहने वाले थे, जो अभी प्रेजेंट है उज़्बेकिस्तान, एग्जाम में आ सकता है। ख्वाजरम उस ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग रहा करते थे, और अल बिरूनी को भी बेस्ट लैंग्वेजेस में वो उनको आया करती थी। वॉज वेरी लर्नेड, बहुत समझदार इंसान थे। कौन कौन सी लैंग्वेजेस अल बिरूनी को आती थी, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। उनको सिरियक आती थी और अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, हिब्रू जो जूइश की भाषा होती है वो भी आती थी, एंड ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत ऑल्सो गाइज, उन्हें संस्कृत भी आती थी अल बिरूनी जी को। तो आप समझ सकते हो कि जब वो इंडिया आए होंगे
देखोगे तो उन्होंने कितनी चीज़ों को स्टडी करा होगा जब उन्होंने संस्कृत सीखी तो। प्लस जो है जब ये बड़े हो रहे थे तो इस ज़माने में जो प्लेटो है, जो ग्रीक थिंकर्स है, फिलोसोफर्स है, उनकी बातें भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही थी, तो उन्होंने जो है ग्रीक फिलोसोफर्स को भी स्टडी करा। बट इन्हें ग्रीक नहीं आती थी, तो सोचो ग्रीक भाषा को कैसे पढ़ा होगा इन्होंने जब ग्रीक इन्हें आती ही नहीं थी। तो भाई जो ये फिलोसोफर्स की जो थी ना, प्लेटो और इनकी फिलोसोफर्स की जो थ्योरीज थी, अब ये ट्रांसलेट होनी शुरू हो गई थी अरेबिक में, तो इन्होंने अरेबिक में उनकी जो है ट्रांसलेशंस पढ़ने शुरू कर दिए। इस समय के दौरान जब ये बड़े हो रहे थे ना, तो ट्रांसलेशंस होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, 1017 में क्या होता है, सुल्तान महमूद गजनी, आई होप उनके बारे में आपको पता होगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन्वेड करा, इन्होंने लूटपाट करने के लिए ये कहाँ गए, ख्वाजरम गए। ठीक है, अब जब ये ख्वाजरम गए तो इन्होंने वहाँ से, जैसे इंडिया भी आते थे ये, इन्होंने क्या करा भैया, ख्वाजरम जाके इन्होंने वहाँ के बहुत समझदार आदमी, ख्वाजरम फेमस क्यों था, स्कॉलर्स के, भाई बड़े समझदार लोग रहते ख्वाजरम में, तो वहाँ के स्कॉलर्स के लिए, लर्नेड मैन के लिए फेमस था वो। तो ये ख्वाजरम गए और वहाँ से किडनैप करके लिया समझदार आदमियों को। उनमें से एक हमारे अलबेरूनी जी भी थे। तो पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि क्यों इन्हें किडनैप करा गया, बट धीरे धीरे ये गजनी के साथ में, गजनी में ही सेटल हो गए। ठीक है, तो ये गजनी आए थे एज अ हॉस्टेज, आए तो ये हॉस्टेज बंदी बन के आए थे, बट ग्रेजुअली इन्हें अच्छी लगने लगी गजनी सिटी, और 70 साल इन्होंने अपनी गजनी में बिताए, यानी कि अपने डेथ तक ये लोग गजनी में ही रहे, अलबेरूनी जी। ठीक है, अब अलबेरूनी जी जब गजनी में थे तो इनका इंटरेस्ट इंडिया में जागा और इन्होंने संस्कृत पढ़ी, और फिर संस्कृत में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना, इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी, मेडिसिन पढ़ी, और हमारी जितनी भी अलग अलग किताबें थी उनको इन्होंने पढ़ना शुरू करा, और जो है इन्होंने काफ़ी चीज़ों को अरेबिक में ट्रांसलेट भी करा था। ठीक है, कुछ इन्होंने ट्रांसलेट पढ़े, कुछ खुद ट्रांसलेशंस करे। ठीक है, अभी जो है क्या होता है, कुछ समय बाद पंजाब जो है वो भी गैज़नवाइड एम्पायर में आते थे, यानी कि महमूद गजनी पंजाब के कुछ एरियाज़ पे कब्जा कर लेता है। तो उस समय में जो है महमूद गजनी को मौका मिल गया इंडिया आने का, तो ये पंजाब आते हैं, और जब ये पंजाब आते हैं तो ये बहुत सारे हमारे इंडियन जो ब्राह्मण्स होते हैं, पंडित्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनके साथ फिर रहा करते थे। उनके साथ ही उन्होंने संस्कृत सीखी थी, पहले नहीं सीखी, उनके साथ रह के उन्होंने संस्कृत सीखी, और हमारे फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़े, जो हमारी इतने बेशकीमती, जो हमारी आप समझो कि जो हमें हमारे जो इतनी सारी नॉलेजेबल रिसोर्सेज हैं, उनको उन्होंने पढ़ना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने पंजाब में और नॉर्थन इंडिया में बहुत सारा ट्रैवलिंग करी। अब जो है इन्होंने फिर ना क्या करना शुरू कर गया, अब ये समय ऐसा आ गया था जो ट्रैवल लिटरेचर है वो अरेबिक लिटरेचर का पार्ट बन गई थी, यानी कि ना मैंने अरेबियन एरियाज़ के अंदर भी लोगों ने ये पढ़ना शुरू कर दिया, ट्रैवलर्स के अकाउंट। अब ऐसे लोग कई फिक्शनल कहानियाँ पढ़ेंगे लोग, ठीक है, अखबार पढ़ेंगे, समाचार पढ़ेंगे, बट अब ये ज़माना आने लग गया था यहाँ पे कि लोगों ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था, लोगों ने ट्रैवलर के अकाउंट्स पढ़ने शुरू कर दिए कि ट्रैवलर्स क्या लिख रहे हैं, वो पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। ट्रैवल लिटरेचर्स लिखी जाती थी अरेबिक में, अरेबियन सिटीज़ के अंदर, अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत फेमस थी, जहाँ पे अलग अलग ट्रैवलर जाया करते थे, सहारा डेजर्ट से लेकर रिवर वोल्गा तक, वेस्ट तक, नॉर्थ तक, अलग अलग जगहों के ट्रैवल लिटरेचर्स फेमस होनी स्टार्ट हो गई थी। अब जो है वैसे ही अब फेमस हो रही थी ट्रैवल लिटरेचर, भैया लोग ट्रैवलिंग वाली किताबें पढ़ रहे थे, तो अलबेरूनी जी ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी एक किताब लिख देता हूँ, मेरे से ज़्यादा कौन घूमा है यहाँ पे। तो उन्होंने किताब, तो अलबेरूनी जी ने क्या लिखा, किताब उल हिंद लिखी। अब जो किताब उल हिंद इन्होंने लिखी उसकी एक स्पेशलिटी है कि वो अरेबिक में लिखी गई है, बट वो बहुत सिंपल और क्लियर है कि वो लेमैन, यानी कि जो आम आदमी भी है जिसे अरेबियन बोलनी आती है, वो उसको आराम से पढ़ सकता है। बहुत ही वॉल्यूमनेस, यानी कि बहुत बड़ी किताब है, 80 चैप्टर है इसके अंदर, और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि रिलीजन हो गया, फिलोसफी, 1 मार्कर है, इसे मार्क कर लो, 80 चैप्टर की किताब है, बहुत ही वॉल्यूमनेस है। और उसके अंदर चैप्टर्स कौन कौन से, रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर। जब कोई ट्रैवलर आते हैं तो वो यहाँ पे वेट और मेजर को भी स्टडी करती है कि भाई अच्छा ये इनके यहाँ 1 किलो होते हैं, 2 किलो होते हैं, ऐसा ये वाला वेट और ये वाला ये बैलेंस यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ भी ये लोग देखा करते हैं। आइकनग्राफी, लॉ पढ़ते हैं कि भाई इंडिया में कैसा लॉ चल रहा है, मीटरोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने अपने चैप्टर्स में अलग अलग लिखी, उस सब पे उन्होंने इंडिया के बारे में बताया था। ठीक है, अब अलबेरूनी का जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत अलग था। जैसे कि गाइस जब हम एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है तो हम आंसर लिखने को आता है, कोई बच्चा पैराग्राफ में लिख देगा, कोई बच्चा पॉइंट में लिखेगा, कोई बच्चा बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेगा, नीचे कंक्लूजन भी लिखेगा। वैसे ही अलबेरूनी जी बहुत एक बढ़िया तरीके से अपनी बुक लिखा करते थे। बुक लिखने का उनका एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल था। एग्जाम में ये आएगा, बताओ अलबेरूनी जी का लिखने का स्टाइल क्या था। तो वो जब भी बुक में कुछ लिखते थे तो ही बिगेन विद द क्वेश्चन, जैसे हमारे एनसीईआरटी में भी होता है, एक चीज़ क्वेश्चन से शुरू हो जाती है, तो वो पहले बिगेन करते थे क्वेश्चन से। ठीक है,
एक क्वेश्चन लिखते थे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखते थे, आंसर करते बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन। संस्कृत ट्रेडिशन में क्यों? क्योंकि किताबुल हिल में वो इंडिया के बारे में बता रहे थे। और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखते थे और उस कंक्लूजन को कंपेयर करते थे अलग कल्चर्स से। यानी कि इंडिया के बारे में कोई क्वेश्चन लिखा, फिर उसका आंसर करा इंडिया के संस्कृत ट्रेडिशन के बेस पे, और कंक्लूजन में हमारे उस ट्रेडिशन को किसी और कल्चर से कंपेयर करा, जैसे अरेबिक से कर लिया, ये किसी कल्चर से कंपैरिजन करा। ऐसा कुछ इनका स्टाइल रहता था। अब कुछ स्कॉलर्स कहते थे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये इन्होंने कॉपी करा है मैथमेटिक्स में से, मैथमेटिक्स में ये फॉलो हुआ करता है, और अल बिरूनी जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। ओके, तो अल बिरूनी ने अरेबिक में जो है लिखना शुरू कर दिया था। और वो क्यों लिखा करते थे? फॉर द पीपल लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल बिरूनी ने ही ट्रांसलेशंस करनी स्टार्ट करी थी, नहीं, संस्कृत लैंग्वेज की, पाली लैंग्वेज की, प्राकृत टेक्स्ट की जो है अरेबिक में ट्रांसलेशंस थी। एंड किस टॉपिक्स के ऊपर थी? जैसे कुछ फेबल्स हुआ करती थी, कुछ एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इनके जो है ट्रांसलेशंस हुआ करती थी। बट अल बिरूनी चाहते थे कि जो भी कोई बुक लिखी जाए तो उसको एक अच्छे फॉर्मेट में लिखा जाए, जिस फॉर्मेट में वो लिखा करते हैं। तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे प्रेजेंट जो लिखने का फॉर्मेट है कई बार उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अल बिरूनी जी के बारे में इतना पढ़ लिया, किताबुल हिंद का थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे जो है इब्न बतूता। फिर वापस भी आएंगे अल बिरूनी पे, जो इन्होंने इंडिया के बारे में और जो बातें कही वो उसको जानेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं गाइस हम अपने सेकंड ट्रैवलर पे जो है इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता की कौन सी बुक है वो मैंने आपको कहा था, आप बताओगे। तो इब्न बतूता की बुक का नाम है रिहला। ठीक है, तो इनकी जो बुक ऑफ ट्रैवल्स है उसका नाम है रिहला। ये भी अरेबिक में लिखी गई है और ये बहुत रिच और इंटरेस्टिंग डिटेल्स देती है इंडिया के बारे में। इन्होंने इंडिया की बहुत तारीफ़ की है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें इंडिया के बारे में इन्होंने अपनी बुक रिहला जो है उसमें लिखी है। कहाँ के रहने वाले थे ये? मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्को के रहने वाले थे, और इनका जन्म हुआ था तंजीर में। कहाँ? तंजीर में इनका जन्म हुआ था, और बहुत रिस्पेक्टेबल एजुकेटेड फैमिली में। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जितने भी ट्रैवलर है बुक्स लिख रहे हैं, ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत लर्नेड मैन थे ये। ठीक है, तो ये बहुत एजुकेटेड फैमिली के थे, ऐसे ही इन्हें भी बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। एंड इनकी जो फैमिली थी, एक्सपर्टाइज था उनका इस्लामिक रिलीजियस लॉ में, शरिया में, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही पले बड़े थे। ठीक है, ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ फैमिली, बिल्कुल अपनी फैमिली के ट्रेडिशन, ऐसे नहीं कि ये उन्होंने अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करा, नहीं, फैमिली में जो इनका चलन चलता है उस चीज़ को इन्होंने फॉलो करा। बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई इनकी, जब छोटे थे ना, यंग ही थे, बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। बट इनके मन में एक बात ही नहीं लगता था, किताबों का ज्ञान जो है वो पूरा नहीं होता है। इन्हें लगता था कि असली ज्ञान कब मिलेगा? जब मैं जाके करूँगा ट्रैवल। और ये एक ग्लोब ट्रॉटर है भैया, उस सदी के अंदर ना इन्होंने आधा दुनिया घूम ली थी। ये इतने ज़्यादा ट्रैवल करने के शौकीन थे, एंड ही वांटेड कि मैं नई जगहों पे जाके नई चीज़ें सीखूं। किताबी ज्ञान इनके पास था, बट इनको रियल एक्सपीरियंसेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, ही लव ट्रैवलिंग एंड वेंट टू फार ऑफ प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे ये गए। सिंध पहुंचते हैं ये 1333 में, तो बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने ट्रैवल करा। तो एक जगह लिख लेना कौन कौन सी कंट्रीज़ में इब्न बतूता जी घूमे हैं। अब इनको ना पता चलता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने जो है इंडिया में वो आ गए थे, उसके बाद इन्हें पता चलता है भाई मोहम्मद बिन तुगलक है सुल्तान दिल्ली के। और इनको पता चला कि ये काफ़ी अच्छे पैट्रॉन है। पैट्रॉन मतलब होता है गाइज जो किंग होते हैं ना, वो पैट्रॉन बन जाते हैं कि अपने ही सभा में और अपने यहाँ पे जो है कुछ लोगों को बुलाते हैं, उन्हें काम देते हैं। जैसे कोई सिंगर हो गए, कोई राइटर्स हो गए, तो उनको पैट्रोनेज प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही इन्हें लगता है कि मैं भी यहाँ चला जाता हूँ, इनको ये मुझे पैट्रोनेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए आते हैं। इन्हें लगता है कि बहुत जेनरस पैट्रन है, कहाँ आते हैं? हमारे यहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। अब सुल्तान जब इनको मिलते हैं तो सुल्तान इनसे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, और इनको जो है काजी ऑफ दिल्ली बना देते हैं। काजी मतलब जज बना देते हैं इनको दिल्ली का, क्योंकि इतने पढ़े लिखे इंसान थे ये। अब बहुत सालों तक जो है ये हमारे इब्न बतूता जी इस वाली पोजीशन पे रहते हैं। एक समय तो ऐसा भी आया था कि जब इनका कुछ मतलब समझो कि इनका कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इनके ऊपर ही कुछ आरोप लग गए थे, तो इनको जेल में भी डाल दिया था। और जब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग सुल्तान के साथ में, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में ठीक हो जाती है, तो फिर से इनको इंपीरियल सर्विस यानी कि अपनी इनकी जो जॉब थी इन्हें वापस मिल जाती है। फिर वैसे भी गाइस ये ट्रैवलर इंसान है, इन्हें कहाँ ही अच्छा लग रहा होगा अपनी ये जॉब करते हुए उतना ज़्यादा। इनको तो ट्रैवलर का भी बहुत शौक था, तो इनको जो है सुल्तान ऑर्डर कर देते हैं, जो ये चाहते होंगे अंदर से वही इनको जो है इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या कि इनको सुल्तान कहते हैं कि तुम्हें जाना है चाइना। ठीक है, मेरा इन्वॉय बन के यानी कि मेरा डिप्लोमेट, मेरा दूत बन के तुम्हें जाना है चाइना। ठीक है, मंगोल रूलर के पास में। तो इब्न बतूता कहते हैं ठीक है भाई चाइना जाऊंगा, बट वो चाइना जाने से पहले पूरा इंडिया, साउथ इंडिया घूमने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका भी चले जाते हैं और मालदीव्स तक भी चले जाते हैं। तो पहले केरला जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं मलाबार
कोस्ट लिखा है, मतलब वो केरला जाते हैं, फिर उसके बाद में वो वहाँ से मालदीव्स जाते हैं। मालदीव्स में वो 18 महीने रहते हैं और मालदीव्स के काजी बन के भी रहते हैं 18 महीने वहाँ पे। फिर श्रीलंका जाते हैं, फिर श्रीलंका से वापस आते हैं हमारे मलाबार कोस्ट पे, यानी कि केरला पे, फिर दोबारा मालदीव्स जाते हैं। मतलब कि पूरा पहले साउथ इंडिया में घूमते रहते हैं मलाबार कोस्ट। इतना घूमने के बाद गाइज ये कहाँ जाते हैं, बंगाल जाते हैं। तो ये इंडिया के बंगाल में भी घूमते हैं। उसके बाद ये असम में घूमते हैं, फिर असम से ये शिप लेते हैं, फिर वहाँ से चाइना के एक पोर्ट टाउन ज़ाइतुन पे पहुँचते हैं, जो आज के ज़माने में ख्वांजू कहते हैं उसको। फिर चाइना में ट्रैवल कहाँ तक करते हैं, ये बीजिंग तक चाइना में ट्रैवल करते हैं। 1347 हो जाता है, ये इतने समय तक जो है ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, और 1347 में जाके ही रिटर्न्स टू होम। ठीक है, इनका होम कहाँ है, मोरक्को में, टैंजरीन में वापस चले जाते हैं इतना घूम घूम के। ठीक है, अब जो है फिर जब ये वहाँ पे जाते हैं, घर जाते हैं, तो ये अकाउंट्स वगैरह भी लिखते हैं, यानी कि जो उन्होंने लिखा हमारे इंडिया के बारे में। और इनका जो अकाउंट है, अकाउंट मतलब जो इनकी किताब है जो इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, उसको मार्को पोलो के जो है अकाउंट से भी कंपेयर करा जाता है। मार्को पोलो जो है कौन था, वो चाइना गया था और इंडिया आया था वेनिस से। ठीक है, कब आया था, लेट 13th सेंचुरी में आया था। तो बतूता जो है, यानी कि हमारे जो इब्न बतूता है, उन्होंने क्या क्या लिखा था इंडिया के बारे में, उन्होंने इंडिया के नए कल्चर के बारे में, पीपल के बारे में, बिलीव्स और वैल्यूज़ के बारे में लिखा था। इनफैक्ट इन्होंने तो अपनी बुक में जो पान होता है हमारे यहाँ का और जो कोकोनट होता है उसको भी इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा था, क्योंकि इन्होंने कभी वो चीज़ देखी नहीं थी। इन्होंने कोकोनट नहीं देखा था तो ये उसको भी अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पान इन्होंने नहीं देखा था तो पान को ये अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे इंडिया के बाज़ारों को देखा, आप बाज़ार जाते हो देखते हो ना कितना वाइब्रेंट होता है भाई, चहल पहल है बिल्कुल ही, पॉपुलेशन हमारी इतनी अच्छी है और साथ में लोग घूम रहे होते हैं, कहीं पुराने ज़माने में डांस प्लेस चल रहे होते थे बाज़ारों के अंदर। तो इन्होंने उस चीज़ को भी बहुत सुंदर वे में अपनी बुक में दिखाया था। तो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड विद इंडिया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपने बुक के अंदर लिखी थी। ठीक है, अब गाइस इतना पढ़ लिया हमने अपना इन वाले ट्रैवलर के बारे में। तो एक चीज़ देखो भाई, ट्रैवलिंग करनी उस ज़माने में बिल्कुल आसान नहीं होती थी। देखो ये एक पेंटिंग है, इसमें ट्रैवलर्स दिखा रहे हैं कि कैसे आग जला के बीच में वेट कर रहे हैं। अब ट्रैवलिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, और 14th सेंचुरी में तो बिल्कुल भी, ये थोड़ी कि भैया प्लेन की टिकट कटाई और चले गए घूमने, नहीं, बहुत मुश्किल होता था ट्रैवलिंग करना। रास्ते में कभी समुद्री लुटेरे आ गए, शिप टूट गया, तूफान आ गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत दिक्कतें आती थी। यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा बहुत बता रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि कितना समय लगा था इब्न बतूता को दिल्ली तक पहुँचने में और आगे की जर्नी में। एक बार रीड कर लेते हैं हम, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, इट टुक 45 डेज टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। मुल्तान से दिल्ली आने में ही 45 डेज लग गए थे, और 50 डेज लगे थे सिंध टू दिल्ली आने में। ठीक है, तो 50 दिन तो मतलब समझ लो कि सिंध से दिल्ली आने में लग गए थे। और डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वॉज कवर्ड इन 40 डेज। यानी कि भैया हम एक सिटी से दूसरी सिटी में 3-4 घंटे 5 घंटे हद से हद गाइस एक दिन में पहुंच जाते हैं। इन्हें 50-50 दिन लगते थे पहुंचने में। वाइल दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली टुक 10 डेज। ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन लगे थे। तो ट्रैवलिंग कुछ सिक्योर भी नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। रास्ते में इन्हें रॉबर्स में बहुत अटैक करते थे। उन्हें पता होता ट्रैवलर है, पढ़ा लिखा है, राजा से मिल के आया, इसे पैसे मिले होंगे, इस सिक्के मिले होंगे, सोने के से चुरा लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी ट्रैवलर्स होते थे ना, वो कारवैन में, वो जो गाड़ी होती है ना कारवैन टाइप की, उस ज़माने में जिस भी टाइप की कारवैन होती होगी उसमें घूमना पसंद करते थे, और अलॉन्ग विद कंपेनियंस। ये नहीं अकेले भैया घूम रहे हैं, नहीं, सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं। सोलो ट्रिप नहीं चलती थी, बहुत सारे लोग लेके चलते थे साथ में, कि बाई चांस अगर अटैक हो, सोल्जर्स भी होते होंगे उनके अपने, कि भाई वो उनको बचा पाए। तो ये आप देख लो पूरा ट्रैवलर्स का ग्रुप है, ग्रुप में वो लोग ट्रैवलर करा करते थे। बट दिस डज नॉट डेटर हाईवे रॉबर्स। बट ऐसा नहीं है कि ट्रैवलर्स ग्रुप में करते थे, कुछ अपने साथ में अपने गार्ड्स भी लेके चलते थे तो कुछ फ़ायदा होता था, नहीं, रॉबर्स डाकू तो भैया अटैक उनको करते ही थे। अब वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली जो है, उनकी कारवान को अटैक करा था और बहुत सारे फेलो ट्रैवलर्स की तो जान भी चली गई थी। एंड दोज ट्रैवलर्स जो सर्वाइव हुए थे उनमें से एक थे इब्न बतूता। तो आप सोच सकते हो इब्न बतूता बच गए थे। उनके ऊपर एक बार हमला भी हुआ था जब वो इंडिया आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, और उसमें मतलब बच गए थे, बट उनको चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। तो ट्रैवलिंग वॉज नॉट वेरी सेफ इन दैट टाइम। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा द एन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरोसिटीज़। यहाँ पे हमें बता रखा है कि एक्चुअली में इब्न बतूता ने कितनी ट्रैवलिंग करी है। नॉर्थ अफ्रीका ट्रैवल करा उन्होंने, वेस्ट एशिया ट्रैवल करा है, सेंट्रल एशिया ट्रैवल करा है, इंडिया आए हैं, चाइना आए हैं, बिफोर गोइंग टू मोरक्को। तो अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने इतनी सारी ट्रैवलिंग करी है। अब अगर हम बात करें गाइस और ट्रैवलर्स के बारे में, अब इस वाले टॉपिक में हमें 3 और ट्रैवलर्स के बारे में बता रखा है, जिनका नाम आपको याद रखना है। पहले रज़ाक समरकांदी, हु विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है। फिर महमूद वाली बल्खी,
हु ट्रैवल्ड वाइडली इन द 1620s, यानी कि इंडिया में 1620 में इन्होंने ट्रैवल करा था। साथ में शेख अली हाजिन हु केम टू नॉर्थ इंडिया इन 1740s। ये 3 ट्रैवलर्स का याद रखना इस डेट पे, ठीक है। अब सम ऑफ दीज ऑथर्स, यानी कि इनमें से कुछ ऑथर जो हैं जैसे कि महमूद बाल्की, वो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो गए थे। इवन वो इंडिया के सन्यासी टाइप बन गए थे, काफ़ी समय इंडिया में रहते हैं। और कुछ जैसे जो है हमारे यहाँ पे हजनी जैसे हाजिन जो है इनमें से कुछ डिसअपॉइंटेड हो गए इंडिया की कुछ चीज़ों से, और जैसे कि इंडिया में जैसे अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस होती है, कुछ उनसे डिसअपॉइंटेड भी हो गए थे। तो हर एक जो हमारा इंडिया ना एक लैंड ऑफ वंडर्स है। कोई ट्रैवलर आएगा उसे बहुत सुंदर चीज़ें दिखेगी, किसी को कोई कमी दिखेगी, किसी को कोई कमी नहीं दिखेगी, ही विल बी मेस्मराइज्ड। तो इस टाइप का सिस्टम चलता था। और अब तुम बार बार सोचोगे कि एक वुमेन ट्रैवलर के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, क्या वुमेन ट्रैवल नहीं करती थी? हाँ गाइस, करती थी ट्रैवल, बट हमारे पे कोई अभी इतने अकाउंट्स नहीं है कि उनके बारे में हम जानें, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। तो अब हम पढ़ेंगे एक अंग्रेज फॉरेनर ट्रैवलर, फ्रेंच थे ये ट्रैवलर के बारे में। इनका नाम क्या है? फ्रैंकोइस। पढ़ने से पहले हमें एक और ट्रैवलर के बारे में बता रखा है। ये बताते हैं पहले हमारे को कि देखो पोर्चुगीज़ इंडिया में आते हैं 1500 में। आपको पता होगा कि पोर्चुगीज़ ने भी इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। गोवा तो पोर्चुगीज़ की इतने समय तक कॉलोनी रही है, समझ गए। तो पोर्चुगीज़ इंडिया में आते हैं 1500 में, और उन्होंने भी इंडिया के जो सोशल कस्टम्स है, सोशल कस्टम गाइस अभी हम पढ़ के आए हैं 3rd चैप्टर के अंदर, किनशिप कस्टम क्लास में। हमारे कस्टम्स कैसे थे? अगर हम अपना जो है हिंदू मेन स्ट्रीम में देखें तो हमारे यहाँ अलग अलग कस्टम्स है। वी हैव कास्ट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम जो हमारे यहाँ के होंगे। हमारे यहाँ बहुत टाइप की कस्टम्स हैं, अलग अलग प्रथाएं होंगी, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा, अलग अलग रिलीजन जो इंडिया में फॉलो होते हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा। जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, ये याद रखना, इन पे क्वेश्चन आता है। इन्होंने ट्रांसलेट करा था बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को, हमारी इंडिया की लिखी हुई बहुत सारी सोर्सेज को इन्होंने ट्रांसलेट करा था यूरोपियन लैंग्वेजेस में। एक और है दौरते बारबोसा, ठीक है। इन्होंने डिटेल्ड अकाउंट लिखा था इंडिया की ट्रेड और सोसाइटी पे, कहाँ की? साउथ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की नहीं, साउथ इंडिया की। आफ्टर 1600 वी फाइंड ग्रोइंग नंबर ऑफ डच, इंग्लिश, फ्रेंच ट्रैवलर्स कमिंग टू इंडिया। तो भाई ये ना हमारी कंट्री में आज के समय पे नहीं, पहले ज़माने से लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, सबको इंडिया आना होता था। जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनके दिमाग में होते भैया उन्हें हिंदुस्तान जाना है, उन्हें इंडिया आना है। और जब कोई निकल के भी जा रहा होता था, जैसे कि आप समझो कि इधर यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से अगर उनको जाना है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो भी इंडिया से होते हुए जाएंगे। बहुत सारे ऐसी जगहें जब आपको जाना है तो इंडिया आता था, समझ गए। तो बहुत सारा इंटरेस्ट सभी ट्रैवलर्स का होता था इंडिया। अब एक और ट्रैवलर के बारे में आपको याद रखना है, जीन बैप्टाइस्ट ट्रैवलर। इन्होंने इंडिया में 6 बार आई है और इंडिया की ट्रेडिंग से बहुत फैसिनेट हो गए थे कि भाई ये कितना ट्रेड होता है। गाइस हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों थी उस ज़माने में? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, इतना एक्सपोर्ट होता था हमारा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और वो इंडिया के ट्रेड को ईरान के और ऑटोमन एम्पायर के ट्रेड से कंपेयर करा करते थे। सम ऑफ दीज ट्रैवलर्स लाइक द इटालियन डॉक्टर, कुछ एक इटाली के डॉक्टर भी आए थे हमारे यहाँ पे, मनुक्की, क्या नाम था इनका? मनुक्की। वो यूरोप वापस गए ही नहीं, उन्हें अच्छा ही नहीं लगा यूरोप, उन्हें इंडिया इससे अच्छा लगा कि ये इटालियन डॉक्टर हमारे यहाँ पे ही सेटल हो गए। तो यहाँ पे इन ट्रैवलर्स के बारे में आपको 1 मार्कर के लिए याद रखना, और ऐसे रट्टाफिकेशन मत करना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ये आराम से लर्न करवा दूंगी। 5-6 बार आप इन्हें रीड ही कर लोगे ना और समझ लोगे कि हाँ ये आए थे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने फ्रैंकोइस बर्नियर पे, जो एक फ्रेंचमैन है, मैंने अब बताया था आपको। ये कौन है? ये एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, हिस्टोरियंस थे, और ये आते हैं मुगल एम्पायर के समय पे, ठीक है। और क्यों आते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ऑब्वियसली अपने लिए कुछ पर्टिकुलर कोई जॉब मिल जाएगी मुझे, इसलिए ये यहाँ पे आते हैं। कब से कब तक ये इंडिया में रहते हैं? 1656 से 1668 तक ये इंडिया में रहते हैं। और ये मुगल कोर्ट से, मुगल सभा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहा करते थे। ये फिजिशियन थे प्रिंस दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन है? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा। उनके जो है एक फिजिशियन थे। उसके बाद में ये एक इंटेलेक्चुअल और एक साइंटिस्ट, प्रोफेसर और साइंटिस्ट की तरह भी काम करते हैं दानिशमंद खान की ठीक अंडर में, जो एक आर्मीनियम नोबल था मुगल कोर्ट में, ठीक है। तो ये रीडिंग करने की है ये चीज़ें, तो ये इनके बारे में आपने जान लिया। अब इनका काम क्या था? ही यूज्ड टू कंपेयर ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट यानी कि जो है ये हमें कहते हैं ईस्ट, हमारे को ये कंपेयर करते थे वेस्ट से। इंडिया का कंपैरिजन हर समय यूरोप से करते रहते थे। चिट्ठियाँ लिखते थे, भेजते थे लुइस 14 को, जो वो है ना फ्रेंच का जो राजा थे लुइस X1V, उनको भेजा करते थे। बर्बन फैमिली के, याद होगा क्लास 10 में हमने बर्बन फैमिली के बारे में पढ़ा था, लुइस फिलिप के बारे में पढ़ा था। हाँ, वैसे ही
बर्बन फैमिली के लुइस X1V को ये बार बार हमारे बारे में लिख के भेजा करते थे। तो बर्नियर जो है इंडिया में आए थे और इन्होंने इंडिया का कंपैरिजन करा यूरोप में। डेडिकेटेड राइटिंग्स करते थे लुइस X1V के लिए और अपने लेटर्स भेजा करते थे उनको। अब उन्होंने बर्न को और जो अपने लेटर्स थे उसमें मैंने आपको बताया इंडिया को कैसा दिखाया, ब्लीक सिचुएशन में, ब्लीक सिचुएशन बहुत नाजुक हालत में, कि भाई कोई मतलब इतना अच्छी हालत में नहीं दिखाया इन्होंने हमारी कंट्री को, जैसे कि हम इतना डेवलप थे, हमारा इतना अच्छा ट्रेड था, वो सब इन्होंने नहीं दिखाया। व्हेन हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड, उनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बट इन्होंने अच्छा नहीं दिखाया हमारी कंट्री को इतना, बट फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। इनके जो वर्क्स थे पहले पब्लिश होते हैं फ्रांस में 1670 से 71 के बीच में। अब फ्रांस वाले तो पढ़ेंगे ही भैया इस चीज़ों को, जो ये इंडिया की हालत ब्लीक सिचुएशन दिखा रहे हैं, साथ ही के साथ में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई तो भाई इंग्लिश लोग भी पढ़ेंगे, फिर ये डच में ट्रांसलेट हो गई तो भाई डच वाले भी पढ़ेंगे, फिर जर्मन में हो गई, इटालियन में हो गई। नेक्स्ट 5 ईयर तक बार बार इनका वर्क ट्रांसलेट होता हुआ, तो इन्होंने तो बहुत कमाई करी ही होगी, साथ में हमारी सिचुएशन इन्होंने ब्लीक दिखाई। ठीक है, फिर जो है 1670 से 1725 के बीच में इनका जो एडिशन है वो 8 टाइम्स फ्रेंच में रिपीट हुआ। 1684 में इंग्लिश वाला भी 3 बार, जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक होती है हर बार रिपीटेड एडिशन आता है ना, वैसे इनका रिपीटेड एडिशन आता रहा। दिस वॉज इन मार्क कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट्स इन अरेबिक एंड पर्शियन। अब ये जो इनका अकाउंट था वो अरेबिक और पर्शियन अकाउंट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जितने भी अरेबिक और पर्शियन अकाउंट्स थे उनमें ज़्यादातर इंडिया की तारीफ़ की गई थी, इंडिया को वंडरफुल प्लेस दिखाया गया था, और ये कंपैरिजन करके हमारी कंट्री की सिचुएशन को थोड़ा इन्फीरियर दिखाया करते थे। चलो भैया आगे पढ़ेंगे अभी इनके बारे में, यहीं तक बताया अभी हमें फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में। अभी हम आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, जहां हम वापस आएंगे अल बिरूनी के ऊपर, और अल बिरूनी ने इंडिया के बारे में क्या समझा था वो फिर से जानते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम 4.1 टॉपिक पे, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंड। देखो अल बिरूनी एक फॉरेन ट्रैवलर्स थे। अब वो बहुत सारी भाषा तो उन्हें आती थी, बट वो बताते हैं कि जब कोई फॉरेन ट्रैवलर इंडिया आया या कोई फॉरेन ट्रैवलर किसी भी कंट्री में जाता है तो उसको क्या 4-5 दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सपोज़ करो मैं कहूँ कि भैया तुम 12th क्लास में 11th क्लास में नए स्कूल में एडमिशन लेना है, तो तुम सोचोगे कैसे, न्यू टीचर्स, न्यू फ्रेंड्स, कैसे मैं कंफर्टेबल हो पाऊँगा। तो वैसे इमेजिन करो कि ये उस ज़माने में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, तो इनको भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होती होगी। और फिर आके नहीं कि घूमना फिरना है बस, नहीं, ही यूज़ टू स्टडी, ही यूज़ टू राइट अप थिंग्स, नोट डाउन करते थे। पता है इनका अकाउंट ऐसे हैं इन लोगों के कि एक एक बात को डायरी एंट्री करते थे और फिर उनको इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, अल बिरूनी ने बताया क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। इन प्रॉब्लम्स को बुक में बैरियर्स लिखा गया है, और एग्जाम पे बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो वो आपको मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मिल जाएगा। पहला लैंग्वेज का बैरियर होता था ऑब्वियसली, इवन तो हमारे अल बिरूनी जी को तो आती थी संस्कृत, बट लोकल हर लैंग्वेज तो नहीं आती थी, तो प्रॉब्लम इन्हें होती थी। संस्कृत वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन दैट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स कुड नॉट ईजिली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। भाई अब संस्कृत बहुत डिफरेंट है अरेबिक्स और पर्शियन लैंग्वेजेस से, तो अगर इन्हें संस्कृत के किसी शब्द को, किसी एक पैराग्राफ को अगर ट्रांसलेट करना उस अरेबिक और पर्शियन में, तो बहुत दिक्कत आती थी। ट्रांसलेशन करना कौन सा आसान काम है, उसमें बहुत दिक्कत आती थी। सेकेंड डिफरेंस, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। इंडिया की रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस इनसे बहुत डिफरेंट थी। थर्ड था, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, लोग डरते थे फॉरेन ट्रैवलर से। आपको ही अगर कोई बाहर का देश का एक इंसान आ गया, समझो कोई फ्रेंचमैन आ गया और आपसे आगे ऐसा इंटरव्यू टाइप लेने लगेंगे, तो आजकल तो चलो फिर भी हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, प्राइवेसी इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं लोग। ठीक है भैया, आजकल तो सब फेसबुक, इंस्टा, एवरीथिंग वी आर शेयरिंग आवर लाइव्स, आजकल नॉर्मल है। बट उस ज़माने में लोग सेल्फ एब्जॉर्ब रहते थे, प्राइवेसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे बाहर के लोगों से, तो लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती थी। अब जब लोकल पॉपुलेशन मिक्सअप नहीं होगी तो ये हम जनता के बारे में जानेंगे कैसे। जैसे कि भाई राजा लोग तो बात करेंगे इनसे, राजा के वहाँ वाला सिस्टम तो ये जान लेंगे, बट लोकल में जो आम आदमी है उनकी ज़िंदगियों को कैसे पहचानेंगे, लोकल लाइफ तो तभी पता चलेगी ना इंडिया कैसा था जब आम आदमी को जानेंगे। तो वो लोग इतना ज़्यादा ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, बट हाँ उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो नेक्स्ट बात आइए, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। इंसुलैरिटी मतलब वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, प्राइवेसी अपनी मेंटेन करते थे, तो ये उनका थर्ड बैरियर था। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट इवन दो ही वाज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, इवन दो अल बिरूनी को ये सब प्रॉब्लम पड़ी थी, उन्होंने बेहतरीन अकाउंट हमारा लिखा हमारे ऊपर, किताबुल हिंद। अल बिरूनी की सोर्सेज क्या थी, अब आप ये देखो गाइस कि इन्होंने क्या बेहतरीन सोर्सेज से अपने अकाउंट्स लिखे थे। इन्होंने हमारे पुराण्स को पढ़ा, हमारे वेदास को पढ़ा, गाइस इन्होंने भागवत गीता को पढ़ा, साथ ही के साथ में इन्होंने पतंजलि के वर्क्स को पढ़ा। ठीक है,
योग के बारे में नॉलेज मिली, इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा, तो फिर इससे ज़्यादा फिर तो इन्हें समझ में आ ही गया होगा ऑब्वियसली इंडिया के बारे में सब कुछ, क्योंकि इन्होंने हमारे इन सभी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को पढ़ा, तो इनको बहुत नॉलेज मिली इंडिया के बारे में और इंडिया सोसाइटी के बारे में जानने को बहुत सारा उनको जो है कितनी नॉलेज मिल गई होगी आप खुद समझ सकते हो। तो इन्होंने ये सब अकाउंट्स पढ़ के इंडिया के बारे में किताब उल हिंद लिखी। तो ये रहा हमारा अल बिरूनी का अकाउंट। अब अल बिरूनी ने कुछ बात कही है कास्ट सिस्टम के ऊपर, जैसे कि हमने पढ़ा 3rd चैप्टर में दैट हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम था, जो ब्राह्मण्स ने जो है नॉर्म्स ले डाउन करे थे फॉर द कास्ट। तो उस कास्ट सिस्टम पे ये कहते हैं कि ये बस इंडिया में कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट सिस्टम इंडिया में, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड देन देयर वर चांडाल्स, दोज हु वर द आउटसाइड ऑफ दिस वन सिस्टम। तो वो इस चीज़ को साथ नहीं देते, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है, नहीं, वो कहते हैं हमारी कंट्री में भी कास्ट सिस्टम होता है। वो कहते हैं पर्शिया में, एंशियन पर्शिया, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया एंशियन पर्शिया की क्या सोशल कैटेगरी वो बताते हैं। वो कहते हैं पहली होती थी दोज ऑफ नाइट्स एंड प्रिंसेस, राजा नाइट्स जो होते हैं उनकी, ठीक है, मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर। सेकेंड कैटेगरी होती थी मॉन्क्स की, फायर प्रीस्ट की और लॉयर्स की। थर्ड होती थी फिजिशियंस की, एस्ट्रोनॉमर्स की एंड साइंटिस्ट की, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट की, एंड फाइनली पीजेंट्स की और आर्टिसंस की। तो 4, तो एक हो गए राजा लोग, दूसरे हो गए प्रीस्ट, लॉयर्स जो सत्ता को देखेंगे, फिर फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट जो बाकी चीज़ों को संभालेंगे, एंड फाइनली फार्मर्स जो आर्टिसंस जो पूरा इकोनॉमी को चलाने का सबसे बड़ा योगदान करेंगे। तो इस टाइप से वो कह रहे एंशिएंट पर्शिया में भी सोशल कैटेगरीज हुआ करती थी। बट ही अटेम्प्टेड टू सजेस्टेड दीज सोशल डिवीजन वर नॉट ओनली यूनिक इन इंडिया। उन्होंने कहा ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है कि इंडिया में वन सिस्टम है या इंडिया में ही सोशल कैटेगरीज को फॉलो करा जाता है, बहुत सारे कल्चर्स में, कंट्रीज़ में सोशल सिस्टम को फॉलो करा जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ही सेड दैट विद इन इस्लाम ऑल्सो, इस्लाम की अगर बात करें तो वहाँ पे हर मैन इक्वल है, ऑल आर इक्वल, ओनली डिफरेंस है इनका ऑब्जर्वेंस ऑफ पाइटी। पाइटी मतलब होता है डिफरेंस कि किस तरीके से आप गॉड और अपने रिलीजन के लिए कितने रिस्पेक्टेबल और कितना मानते हो, कितना जो है उसको फॉलो करते हो। तो पाइटिन होने में ही डिफरेंस था, अदरवाइज इस्लाम में ऑल आर इक्वल, ये चीज़ उन्होंने बताया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सपेक्ट, अब जो है उन्होंने ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करा। जो अल बिरूनी है उन्होंने बहुत सारे हमारे, आपने देखा उन्होंने पुराण पढ़े, उन्होंने वेद पढ़े, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, उन्होंने बहुत सारे हमारे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स है उनको माना। एक चीज़ जो वो नहीं मानते थे वो था नोशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि चंडाल्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, अनटचेबिलिटी के बारे में, उसको वो नहीं मानते थे। ही रिमार्क दैट एवरीथिंग विच वॉल्स इनटू स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। वो इस बात पे क्या कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कोई भी चीज़ अगर इम्प्योर होती है तो वो अपने आप, हमारा अर्थ ऐसा, हमारी धरती ऐसी है कि वो रीगेन कर लेती है अपनी प्योरिटी, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम इम्प्योर कह रहे हैं तो वो अपने आप प्योरिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैसे होती है वो एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं जैसे कि हमारे अर्थ पे भी सन क्लीन कर देता है हमारे एयर को, एयर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे जो अनवांटेड होंगे, बेकार होंगे, वो कह रहे हैं उसको सन कहीं ना कहीं अपनी रेस से क्लीन कर देता है। जो सॉल्ट है सी वाटर के अंदर, वो सी वाटर को जो है पॉल्यूटेड होने से बचाता है। वैसे ही वो कहते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ जो है हमारी, वो जो है कभी भी पॉल्यूटेड नहीं हो सकते। कोई भी चीज़ जो है प्रेजेंस है हमारे अर्थ में वो पॉल्यूटेड नहीं रह सकती है, वो अपने आप उसको जो है वो प्योर हो जाती है। द कंसेप्शन ऑफ पॉल्यूशन इंटरेस्टिंग टू कास्ट सिस्टम वॉज अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्ट्रेरी टू द लॉज ऑफ नेचर। वो कहते हैं कि ये पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है सोशल कैटेगरी के अंदर, दैट आप किसी एक कैटेगरी को पॉल्यूटेड करो, ये हमारे नेचर के लॉज के खिलाफ है, क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारा जो अर्थ है, वहाँ पे इम्पॉसिबल है कि कोई चीज़ पॉल्यूटेड रहे, बिकॉज हमारा अर्थ ही ऐसा बना है कि जैसे हमारा वाटर साइकिल होती है, वाटर हमारा रिचार्ज हो जाता है, हमारे जो है अगर डस्ट की लेयर अगर अर्थ पे होती है तो बारिश आके उसको सब साफ़ कर देती है। तो वो ये कह रहे हैं कि प्योरिटी तो हमारे अर्थ में ही, हमारे लॉज ऑफ नेचर में है, तो ही वॉज अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट। बाकी जो है ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर नॉर्म्स और वो सबको सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो हमारा ये सोशल सिस्टम था, जो लिखा हुआ था वो तो था, बट हाउएवर उतना रिजिड नहीं था जितना लिखा हुआ था। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी कैटेगरीज के अंदर एक कैटेगरी है जिसका नाम है अंत्यजा, ठीक है। लिटरली ये कौन होते हैं, जो बिल्कुल सोसाइटी के आउटसाइड बॉर्न होते हैं, और इनका काम था
कि ये लेबर प्रोवाइड करते हैं पीजेंट्स और ज़मींदार को, पीजेंट और ज़मींदार जो है उनके लिए ये लोग काम किया करेंगे। इसके बारे में आप चैप्टर 8 में भी पढ़ने वाले हो। बट फिर भी इनके ऊपर बहुत सोशल ऑपरेशन हुआ था, इनको जो है सिस्टम से अलग रखा जाता था, बट दे वर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक नेटवर्क्स। ऐसा नहीं था कि इनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया था, नहीं, इकोनॉमिक नेटवर्क में जैसे कि खेती करने के लिए इनको जो है इनकी मदद ली जाती थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैवलर के अकाउंट पे, इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। अब इब्न बतूता जी इंडिया में आए थे 14th सेंचुरी के अंदर, और ये तो कितनी जगहों पे घूमे भाई, चाइना भी चले गए थे, ये तो पूरा साउथ इंडिया घूम के आए थे। तो इनको नई नई चीज़ें देखने को मिली और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे। इन्होंने अलग अलग श्राइन्स जो हैं, हमारे टेम्पल्स हो गए, हमारे अलग अलग जगहों पे इन्होंने विजिट करा, और ये काजी भी थे क्योंकि ये जज भी थे, तो बहुत समय बहुत अलग अलग लोगों से ये मिले। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से कल्चर्स को समझा, देखो ये अरेबिक जानते थे, अरेबिक लोगों से मिले, पर्शियन लोगों से मिले, टर्किश से मिले, उन लोगों से मिले, उनके बारे में जाना, आइडिया शेयर करे। तो काफ़ी नॉलेजेबल इंसान थे हमारे ये इब्न बतूता जी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं चलो इब्न बतूता के बारे में टॉपिक नंबर 5.1 से। अब जो टॉपिक 5.1 है कोकोनट एंड द पान, तो इसमें बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि कोकोनट और पान को उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा था कि कोकोनट कैसा होता है, एक बच्चे जैसा उन्होंने एक्सप्लेन करा कोकोनट को। और जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है ना, जो पका नहीं होता, उसको भी बड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करा है। अगर पान के पत्ते की बात करो तो उन्होंने उसको बीटल को पूरा एक्सप्लेन करा है कि कैसे पान बनता है, क्या है पान, पूरा उन्होंने अलग तरीके से एक्सप्लेन करा है, और वो उनके ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा करता था। ठीक है, जो चीज़ उनकी ऑडियंस कौन थी, वो मोरक्को जाके लिखा ना वापस उन्होंने, तो जिस चीज़ों से उनके ऑडियंस जो है जिन नहीं पता था, जैसे उनके यहाँ मोरक्को में नहीं पता था पान कोकोनट क्या है, तो उन्होंने वो चीज़ अपने ऑडियंस को लिख के बताई, और वो भी बहुत ही सुंदर वे में। ठीक है, अब आते हैं इब्न बतूता एंड इंडियन सिटी, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इब्न बतूता जो है बहुत ही ऐसे थे भैया, किक चाहिए थी इन्हें, घूमते फिरते रहते थे, बाज़ारों में शहरों में जाना इन्हें बहुत पसंद था। अब इन्होंने कहा कि इंडिया की जो सिटी है, अगर सिटी के बारे में बताए, इंडिया के शहरों के बारे में बताए, तो बहुत प्रॉस्परस होते थे, कलरफुल मार्केट्स थे। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हमने महाजनपद्स के बारे में पढ़ा कि हमारे अर्बन सेंटर्स होते थे, मथुरा, उज्जैनी, तक्षशिला, पढ़ा हमने अलग अलग अर्बन सेंटर्स के बारे में कि ये कितने ही सुंदर हुआ करते थे, चहल पहल रहती थी यहाँ पे, बहुत काम हुआ करता था यहाँ पे। तो ऐसे ही जब ये आए थे इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में, जब दिल्ली गए तो ये तो बिल्कुल ही हैरान हो गए थे बाजार देख के वहाँ पे, तो वो इन्होंने अपनी बुक में बताया है। इन्होंने डिस्क्राइब करा था दिल्ली को एज अ वास्ट सिटी विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट इन इंडिया। दौलताबाद जो है महाराष्ट्र में है, बिल्कुल राइवल जैसा है, यानी कि ये भी दिल्ली जितना ही प्रॉपर सुंदर है। बाजार और हब की बात करें तो वो कहते थे इकोनॉमिक ट्रांजिशन की जगह है, हर जगह दुकानें लग रही हैं, लोग जाके सामान खरीद रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी भी हो रखी होती थी, यानी कि बाज़ारों में पंडाल लगे होते थे, वहाँ पे डांस हो रहा होता था। बाज़ार के अंदर मॉस्क, मस्जिद भी होती थी, और मंदिर भी होते थे बहुत सारे। ठीक है, कुछ जगह होती थी जहाँ पब्लिक परफॉर्मेंस, जो मैंने कहा ना, पंडाल लगे होते थे जहाँ डांसर्स, म्यूजिशियंस घूम रहे होते थे एंड वो परफॉर्म कर रहे होते थे। ठीक है, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते इंडिया के टाउन्स में आके। अब इंडिया के सिर्फ टाउन्स की पर्सपेक्टिव उन्होंने नहीं बताई है, उन्होंने इनफैक्ट ये भी बताया है कि हमारे इंडिया की रियल वेल्थ विलेजर्स से आती थी, क्योंकि विलेज में ही सारी खेती होती थी, विलेज में ही जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और जिस चीज़ से हम कमाइया करते थे, वो सब काम कहाँ होता था, वो तो विलेज में ही हुआ करता था। तो उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की सिग्निफिकेंट वेल्थ जनरेट होती है विलेजेस से। एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने क्या बताया, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इंडिया की जो सॉइल है, वो तो आपको पता है हमारी मिट्टी कितनी ज़्यादा उपजाऊ है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि इतनी उपजाऊ मिट्टी है, उसकी वजह से इंडिया में एक साल में 2 बारी क्रॉप उगाई जाती है। और हमारा जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, ट्रेड रूट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास इतना सारा समुद्री कोस्ट है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं, इनलैंड ट्रेड भी हम लोग कर सकते हैं, तो हमारे ट्रेडिंग नेटवर्क्स बहुत बेहतरीन थे। इंडिया का टेक्सटाइल, क्या क्या चीज़ें फेमस थी, अब ये सब चीज़ें क्या है जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी और मोरक्को के लोगों ने पढ़ी, या जितने भी लोगों ने उनकी किताब पढ़ी, तो इंडिया के बारे में ये नई नई चीज़ उन्होंने जानी। इंडिया की टेक्सटाइल, हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, हम कॉटन, फाइन मसलिन का कपड़ा तो हमारा बहुत मशहूर था और बहुत महंगा होता था, सिर्फ राजा लोग पहनते थे। बाहर के देश से बड़े बड़े राजा लोग हमारे यहाँ से मलमल का कपड़ा मंगाया करते थे। सिल्क, ब्रॉकेट, सैटिन ग्रेट डिमांड में होता था, सब इंडिया से हम उस जमाने में एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है,
इब्न बतूता जो है, और भी फ़ाइन मसलिन जो मैंने आपको मलमल का कपड़ा बता दिया, इतना एक्सपेंसिव था कि अमीर लोग ही पहन सकते थे, वो भी अल्ट्रा रिच, नोबल्स, एलाइट्स, यही पहन पाते थे हमारा मसलिन का कपड़ा। तो ये सब बातें उन्होंने हमारी कंट्री के बारे में अपनी बुक में लिखी थी। ये देख सकते हो आप, ये आपका होमवर्क है, एक बार खुद से आपको ये दिल्ली के ऊपर उन्होंने दिल्ली लिखा है, उन्होंने दिल्ली के ऊपर, हमारा दिल्ली जो है उसके ऊपर इन्होंने प्रॉपर एक अकाउंट लिखा है। पूरा मार्केट का जो दरवाज़ा है हमारा, इन्होंने क्या लिखा है, बुदाउन दरवाज़ा, ठीक है। और अलग अलग दरवाज़ों के बारे में बता रखा है, गार्डन्स के बारे में बता रखा है, और ये आपको खुद से पढ़ना है एक बार ही, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं, हमने पढ़ लिया हमारे इब्न बतूता के अकाउंट के बारे में। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई है, दैट इज़ अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने बताया कि हमारे इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम भी उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्या बताया, चलो पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो स्टेट है, यानी कि जो राज्य होता था, वो मर्चेंट्स को इनक्रेज करता था कि भाई मर्चेंट्स जो है ना वो कारोबार करें और बढ़िया बनाएं हमारी इकोनॉमी को। ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इंस एंड गेस्ट हाउस। जो जितने भी ट्रेड रूट्स थे वहाँ गेस्ट हाउस बने। जैसे अभी भी अगर हम कहीं, अगर जैसे बिज़नेस करने के लिए अगर कोई किसी के फादर बिजनेसमैन है तो वो जाते होंगे किसी दूसरे शहर पे टूर पे, तो वो उन्हें होटल में रुकना पड़ता होगा या कोई इन में रुकते होंगे, ठीक है, या किसी का कोई रिश्तेदार होता है पहले वो उसके यहाँ रुक जाते हैं, सो दैट वो वहाँ पे रह के अपना जो है बिजनेस कर सके। वैसे ही मर्चेंट जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, वो उस ज़माने में भी एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते थे। तो रास्ते में उस ज़माने में गेस्ट हाउस बने हुए थे कि वो रुक कर आराम कर सके, वहाँ पे खाना पीना खा सके, ठीक है। इब्न बतूता बहुत इमेज हो गए थे इंडिया के पोस्टल सिस्टम से। आज के समय पे भी हमारा पोस्टल सिस्टम लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड का, और उस ज़माने में भी पोस्टल सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अगर कोई मर्चेंट को अपने घर खबर भेजनी है या कोई भी अगर खबर भेजनी है तो लॉन्ग डिस्टेंस पोस्टेज हुआ करता था। गुड्स भी अगर सेंड करने हो, जैसे आजकल हम पार्सल मंगाते, तो उस ज़माने में भी पार्सल सेंड हो जाते थे और काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हो जाते थे। भाई इंसान को तो 40-50 दिन लग जाएंगे, 20-30 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे पहुंचने में। गुड्स पार्सल जो होते थे जल्दी पहुंचाया करते थे। द पोस्टल सिस्टम वॉज सो एफिशिएंट दैट 50 डेज़ में तो दिल्ली से सिंध पहुंचते थे। बट अगर जो है पोस्टल सिस्टम के थ्रू जाना हो तो भाई 5 डेज़ तक भी हो जाता था। द न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइस वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन 5 डेज़। तो जो स्पाइस होते थे ना, आप मानो कि जो उनके स्पाई करने वाले लोग होते थे, तो वो बता दिया करते थे 5 दिन में, 50 दिन के कहाँ 5 दिन में खबरें पहुंच जाया करती थी सुल्तान तक। तो तभी तो भैया इतना बड़ा एम्पायर चल रहा था। अब भैया उनको क्या पता चलेगा दिल्ली में बैठे हुए बाकी जगहों पे क्या चल रहा है, अगर पोस्टल सिस्टम सही नहीं होगा तो उनको ये बातें भी जल्दी पता चल जाती थी। विद दिस यहाँ पे हमने पढ़ लिया इब्न बतूता के बारे में भी, इन्होंने भी इंडिया को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है। अब आते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर के ऊपर, जिन्होंने तो आप पढ़ते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। अब जैसे कि इब्न बतूता ने सब कुछ चीज़ें वो दिखाई जिससे वो इम्प्रेस हुए, फ्रैंकोइस बर्नियर डिफरेंट ट्रेडिशन के थे भैया। इन्होंने क्या करा, इनको सिर्फ एक ही प्रियोक्यूपेशन था इनका कि भाई इंडिया को कंपेयर करना है यूरोप से और इंडिया की इमेज को जो है यूरोप से कम दिखाना है। यही चीज़ इन्होंने करी है। इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो वो कर रहे हैं ये एक राइट डिसीजन है। बर्नियर की बुक का नाम है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, इज मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। बहुत ऑब्जर्वेशन किए इसमें, इन्होंने इंसाइट्स दिए हैं, अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या फ्रेमवर्क यूज़ करा है जिसमें इन्होंने पर्टिकुलरली हमारे जो पूरा का पूरा इंडिया था उसको कंपेयर करा है यूरोप से, ठीक है। और यूरोप से कंपेयर करना एक अलग चीज़ है, मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप को इन्होंने कंपैरिजन करा था, ठीक है। जब मुगल्स का रूल था ना इंडिया में, उस वाले इंडिया को और इन्होंने यूरोप से कंपेयर करा। अब फाइनली इनका एक ही चीज़ थी कि सुपीरियरिटी ऑफ द लैटर दिखाना। लैटर यहाँ पे कौन हुआ, यूरोप को सुपीरियर दिखाना इनका काम था इसमें, ठीक है। अभी ये बाइनरी ऑपोजिशन के मॉडल पे चलते थे। बाइनरी ऑपोजिशन का मॉडल मतलब कि जो चीज़ इनको इंडिया में दिख रही थी उसको जो है ये उल्टा शो करते थे, अच्छा शो नहीं करते थे, और जो यूरोप में थी उस चीज़ को अच्छा शो करते थे। He also ordered the perceived differences hierarchical so that India appeared to be inferior to the Western world। ये एक हायरार्की टाइप भी बनाते थे। क्या करा, जैसे इन्होंने हायरार्की दिखाई, उस हायरार्की में इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोप की कंट्रीज़ को ऊपर रखा, ऊपर दर्जा दिया, और हमारी कंट्री को इन्होंने नीचे रखा था। तो ऐसा इन्होंने करा था, ठीक है। अब ये सब करने का उनका रीज़न क्या था, वाई ही वॉज डूइंग ऑल दिस विद आवर कंट्री। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया था लैंड ओनरशिप पे, यही आपका टॉपिक है। पहले इनको क्या लगा कि भाई इंडिया में ना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरा आप पढ़ोगे, मैं आपको 2 मिनट में समझा देती हूँ उनका इन्होंने क्यों ये सब करना स्टार्ट करा। पहला ये कहते थे, मुगल एम्परर्स जब थे इंडिया के अंदर, ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, ये चीज़ सही नहीं लगती है कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना अलाउड नहीं था। जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी या तो वो राजा की होती थी या जो नोबल्स होते थे ना, यानी कि राजा के जो लोग हैं उन्हीं के बड़े बड़े जो आदमी होते थे जिनको कोई ना कोई
उनकी पोस्ट दे रखी होती थी, उन्हीं के पास जो लैंड होता था, आम आदमी पीजेंट्स वगैरह उन पे तो लैंड होता ही नहीं था। ठीक है, ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी। वो कह रहे थे कि जो मुगल कोर्ट है, मुगल एम्परर है, उन्हीं के पास सारी लैंड होता था और इसका इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता था और सोसाइटी पे भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, दिस परसेप्शन वाज नॉट यूनिक टू बर्नियर, सिर्फ बर्नियर की ऐसी सोच नहीं थी, बहुत सारे ट्रैवलर जो 16 और 17वीं सेंचुरी में इंडिया में है उनकी सेम सोच थी कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है इसलिए। ठीक है, अब क्राउन ओनरशिप, क्राउन मतलब कि मुगल एम्परर्स की ही सारी प्रॉपर्टी थी अकॉर्डिंग टू बर्नियर। तो लैंड होल्डर्स जो है क्या है, जैसे कि किसी के पास अपनी ज़मीन है, वो ज़मीन पे सिर्फ काम कर रहा है, वो है राज्य की। ठीक है, तो वो लैंड होल्डर जो है वो कभी भी अपनी उस ज़मीन को अपने बेटे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। जैसे कि फादर की ज़मीन किसकी है, फादर, आज के समय में क्या है, एक फादर है उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, तो कल को वो उसके बच्चे की होगी। ठीक है, तो उस पर बहुत काम करेगा, मेहनत करेगा, अपने आप को प्रॉस्पर करेगा कि कल को मेरा पैसा जो है, मेरी जायदाद जो है मेरे बच्चे के पास चली जाए। वो कह रहे हैं उस ज़माने में ऐसा नहीं था, जो अगर एक लैंड है, एक लैंड होल्डर के पास अभी है, अगर वो मर गया तो वो किसी और लैंड होल्डर को राजा दे सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में वो लैंड होल्डर जब उस लैंड पे काम कर रहा है तो अपनी तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं दिखाएगा कि हाँ भाई मैं इसमें कुछ अच्छा काम करूँ, मेरे को प्रॉफिट होगा, नहीं, वो बस एक जॉब की तरह उसमें काम करते रहते थे। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि किसी का कोई बिजनेस है, तो भाई जब कोई बिजनेस होता है ना, जो जिसका अपना बिजनेस होता है, जो एंटरप्रेन्योर, उसको सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी प्रॉफिट की। जो वर्कर्स है वो अपना काम करेंगे, सैलरी लेंगे, जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे वो भी इंसेंटिव दिखाने की, बट उतनी नहीं जितना जो है एंटरप्रेन्योर करेगा अपने बिजनेस के लिए। यही चीज़ वो कहते हैं कि जब किसी पे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ये खेत है, प्राइवेट खेत नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है वो, तो जो फार्मर्स वहाँ काम कर रहे हैं, जो वो स्मॉल पीजेंट्स है, जो रेंटेड पीजेंट्स है, जो वो वहाँ पे काम करे, वो दे विल डू देयर वर्क एंड गो। वो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे कि भाई फार्म का प्रोड्यूस बढ़िया हो, बढ़िया बढ़िया इनपुट्स लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, नए खेती के इक्विपमेंट्स लाओ कि हमारा प्रोड्यूस बढ़े। वो कह रहे हैं ये सब वो नहीं करेंगे क्योंकि लैंड ओनरशिप नहीं थी लोगों के पास में। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो अपनी इंप्रूव करने की, लैंड की क्वालिटी मतलब कि जो खेत की, क्रॉप की, फसलों की जो उपजाऊ है वो बढ़ाने की वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है सारा प्रॉफिट किसको जाना है, राज्य को जाना है, हमें तो हमारा जो उनका तय पैसे थे वो ही मिला करते थे। तो ये चीज़ वो कहते हैं इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसका रेनेंसिएशन हो रहा था, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, और जो पीजेंट्री थी, जो फार्मर्स थे, उनके ऊपर बहुत ऑपरेशन होता था, सारे अत्याचार उनके ऊपर करे जाते थे, एंड लोगों का कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा था, लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की कमाइयाँ नहीं बढ़ी थी इस वजह से, तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो रहा था। पैसा नहीं होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन होगा, ये चीज़ उन्होंने समझाई। ठीक है, बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्प्रोविज्ड पीपल। वो कह रहे अलग अलग टाइप के पीपल इंडिया में है, कुछ स्मॉल माइनॉरिटी है जो बहुत रिच पावरफुल है, यानी कि इंडिया ऐसा बन चुका था, कहाँ भैया अमीर करोड़पति हैं, और एक जगह जहाँ पे जिन पे एक वक्त की रोटी खाने तक का पैसा नहीं है। कुछ है जिनको जो है मिडिल क्लास बिल्कुल थी ही नहीं इंडिया के अंदर, या तो बहुत गरीब होंगे, अपना लैंड या दूसरे के लैंड पे काम कर रहे हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। मिडिल क्लास इंडिया में इमर्ज नहीं हुई थी जिस समय पे बर्नियर ने इंडिया को देखा, मिडिल क्लास वर नॉट इमर्ज्ड इन इंडिया। तो ये चीज़ इनको सही नहीं लगती, और वो कहते हैं ये किस लिए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं कर रखी थी मुगल एम्परर ने। ठीक है, अब इनके ये जो है मुगल एम्परर जो इन्होंने देखा, इन्होंने लिखा, अब इनके अकाउंट्स को बाकी लोगों ने पढ़ा। जैसे कि एक जो है, इन्होंने पता है क्या बोला था हमारे इंडिया के बारे में, और जब ये मुगल एम्परर के समय पे इंडिया में आए थे तो उन्होंने कहा कि ये जो मुगल किंग है ये बेगर्स और बारबेरियंस के किंग है, यानी कि भिखारी और जंगलियों के किंग है। ठीक है, और साथ ही के साथ में जो यहाँ की जो पूरी की पूरी सिटी है वहाँ पे इल एयर चलती है, यानी कि पॉल्यूटेड हवा चलती है, फील्ड्स जो हैं वहाँ पे बहुत सारी बुशेस है, और साथ ही के साथ में पेस्टिलेंटियल मारिशेस है। इन्होंने हमारी सिटीज़ को ऐसा कहा, पेस्टिलेंटियल मारिशेस मतलब कि बीमारियों का दलदल है, यहाँ पहुँच गए तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी, खतरनाक फैली। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने इस जगह को, हमारी जो है मुगल एम्परर के ज़माने में इन्होंने हमारी सिटीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करा। कौन है ये, बर्नियर है। ठीक है, और रीज़न इनका सिर्फ ऐसा कुछ कहने का बात यही था कि दैट क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, कि भाई जो ज़मीनें हैं वो सिर्फ राजा की क्यों है, सिर्फ एम्पायर की क्यों है, वो आम जनता में बटी हुई होनी चाहिए थी, प्राइवेट ओनरशिप अलाउड होनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये सब कहा। अब जो है इस चीज़ के जवाब में, ये अगर हम सोचें कि क्या सच्ची में ऐसा था, तो मुग़ल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर हम पढ़ें, जो मुग़लों के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से अबू फैसल का एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास 16वीं सेंचुरी का। अबू फैसल कौन था, अकबर की रेन में एक क्रॉनिकलर था, यानी कि जो लिखा करता था। उसने बताया कि भाई ये जो लैंड है, हम लैंड के ऊपर रेवेन्यू लोगों से लेते हैं, ये रेम्यूनरेशन ऑफ सोवरेनिटी है, यानी कि हम इसलिए ये रेवेन्यू नहीं ले रहे हैं कि ये लोग हमारी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, इसका हम लैंड का टैक्स ले रहे हैं, नहीं,
ये लैंड के ऊपर टैक्स नहीं है, ये हम इनको प्रोटेक्शन देने का टैक्स देने कि भाई ये हमारी प्रजा है और हमारी ड्यूटी है कि ये अपना काम करें, अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ये खेती करेंगे, ये कमाई करेंगे। हमारी ड्यूटी है कि इनको फॉरेन इन्वेजन से बचाने की, कोई आके हमला ना कर दे। हम सोवरेनिटी की इनको जो है ये जो टैक्स हम वसूल कर रहे हैं इनसे, ये क्या है, ये इनकी सोवरेनिटी के लिए कि हम राजा, हम इनकी रक्षा करेंगे और ये प्रजा है ये अपना आराम से रहेंगे। तो ये एक तरीके का ये जो टैक्स है ये रेम्यूनरेशन फॉर सोवरेनिटी है, अ क्लेम मेड बाय द रूलर ऑन हिज सब्जेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ही प्रोवाइडेड रादर देन एज अ रेंट ऑफ द लैंड दैट ही ओन्ड। कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ये जो इनसे पैसे ले रहे हैं ये कोई लैंड का रेंट है कि यहाँ तुम हमारी ज़मीन पर रह रहे हो, हमारी ज़मीन पर काम करो, उसका नहीं, ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का टैक्स है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, ये ऐसा हो सकता है कि यूरोपियन ट्रैवलर्स ने इसको लैंड रेवेन्यू इसलिए कहा क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन वाला टैक्स लिया जाता था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, तो उन्हें लगा ये लैंड टैक्स होगा। ठीक है, However, this was not actually a rent और इवन अ लैंड टैक्स, नहीं, ये रेंट और लैंड टैक्स नहीं था। आप चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगी मैं आपको, बट अ टैक्स ऑन द क्रॉप, जो पैसा लिया जाता था वो क्रॉप पे लिया जाता था, लैंड पे नहीं लिया जाता था। तो चैप्टर 8 में आप इस चीज़ को समझ लेना। अब बर्नियर ने जो लिखा, अब भाई तुमने लिख दिया ऐसा थोड़ी बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे, बर्नियर की बुक्स को तो इतने लोगों ने पढ़ा, इतनी बार ट्रांसलेशन हुई। तो फ्रांस के एक बहुत फेमस जो है फिलोसोफर थे, फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने 18वीं सेंचुरी में पढ़ा, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो उन्होंने पढ़ा और उनको भी यही, अब उन्होंने पढ़ा और जैसे उन्होंने देखा, जैसे कहते हैं ना कि तुम दूसरे की बात पढ़ के अपना वैसा ही ओपिनियन बना लेते हो, तो इन्होंने भी अपना ऐसा ही ओपिनियन बना लिया। तो इन्होंने कहा कि एशिया में, स्पेशली अगर इंडिया की बात करो, तो यहाँ पे जो रूलर है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंजॉय करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि राजा प्रजा के ऊपर अथॉरिटी रखता है एब्सोल्यूट, और उसी की सारी कंडीशंस रहती है। और जो यहाँ जगह है, प्रजा जो है वो पॉवर्टी में रहती है, उनके पास लैंड होल्डिंग्स नहीं है और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी यही सब लिखा। अब कार्ल मार्क्स ने भी इनके अकाउंट के बारे में पढ़ा और कार्ल मार्क्स ने भी इसी चीज़ को माना और इन्होंने कहा एशियाटिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने बनाया एशियाटिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स ने कहा कि दैट इन इंडिया और बहुत सारी अदर एशियन कंट्रीज़ में बिफोर कॉलोनियलिज्म सरप्लस वॉज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, यानी कि ज़्यादातर पैसा, इकोनॉमी, सारी रिसोर्सेज, लैंड कह लो आप, जितना भी पैसा था वो सब एक्यूमुलेटेड किसके पास था, राजा लोगों के हाथ में था। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस इगैलिटेरियन, कि भाई सारा पैसा जब रिच अमीर और राजाओं के पास है तो उससे क्या हुआ, एक ऐसी सोसाइटी हमारी बन गई जब बहुत अल्ट्रा रिच लोग रह रहे थे और जो है इंपीरियल कोर्ट्स में बहुत सारा पैसा था और जो ऑब्वियसली जो विलेज कम्युनिटीज थी, जो विलेजर्स थे, उनके पास पैसा नहीं था। The imperial courts presided over the village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded। यानी कि जब तक पीजेंट्स मेहनत करते थे, मजदूरी कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, किसान करेगा, और सारा फिर जितनी फसल उगेगी उससे प्रॉफिट कौन कमाएंगे, ये राजा कमाएंगे और इनके जितने भी अपने लाइट्स है पैसा सारा वो कमाएंगे। ठीक है, दिस वॉज रिगार्डेड एज अ स्टैगनेट सिस्टम, और इस चीज़ को कार्ल मार्क्स ने कहा कि इसने इंडिया की इकोनॉमी को ये चीज़ स्टैगनेट कर देगी। हाउएवर हम चैप्टर 8 में देखेंगे कि ये सिस्टम काफ़ी अलग था, ऐसा नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी रूरल सोसाइटी में कंसिडरेबल सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे रूरल सोसाइटी सिर्फ गरीबी में थी, नहीं, हमारे यहाँ रूरल सोसाइटी इससे अलग थी। ठीक है, अलग अलग टाइप में हमारी रूरल सोसाइटी थी। कुछ बिग ज़मींदार्स होते थे जिनमें बहुत सारा लैंड होता था, बहुत सारा पैसा होता था, बहुत सारे राइट्स होते थे जो इनको राजा देते थे। अनटचेबल्स होते थे जो है लैंडलेस लेबरर्स भी होते थे। ठीक है, जिन पे अपना लैंड नहीं है वो रेंट पे काम करते थे। इन बिटवीन देयर वर बिग पीजेंट्स ऑल्सो, बिग पीजेंट यानी कि फार्मर है बट उस पर काफ़ी पैसा है। ठीक है, हु यूज्ड हायर्ड लेबर, वो खुद काम नहीं करेगा, हायर्ड लेबर लेगा, उससे काम करवाएगा। एंगेज इन कमोडिटी प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड स्मॉल पीजेंट्स हु कुड बेयरली प्रोड्यूस फॉर सब्सिस्टेंस, कुछ पीजेंट ऐसे थे कि एक जगह पे अपने लिए दाल चावल रोटी आटा उगाया और उसको खा लिया। कुछ ऐसे पीजेंट्स थे जो कमाई करने के लिए कैश क्रॉप उगाया करते थे कि इसको बाजार में जाके बेचेंगे। तो इन्होंने क्या कह दिया कि राजा लोग अमीर थे और जो पीजेंट्री थी वो बहुत गरीब थी, वो सब टैक्स देती रहती थी। ऐसा हमारी सोसाइटी थी, मिडिल क्लास थी ही नहीं। बट ऐसा नहीं था, अगर हम ग्राउंड पे जाके देखें चैप्टर 8 में आप देखोगे तो और रियलिटी थी हमारी, ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बता दिया बिल्कुल वही था। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट बात बताते हैं, 6.2 पे आते हैं, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज़, और इन्होंने क्या क्या बताया हमारे बारे में। ठीक है, नेक्स्ट गाइज इन्होंने आर्टिसंस के बारे में कहा। इन्होंने कहा आर्टिसंस जो हैं उनको कोई फ़ायदा
प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए ये अपनी क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो प्रॉफिट है, जितना भी कोई व्यापारी, मैन्युफैक्चरर जितना भी वो प्रॉफिट कमाता है वो तो स्टेट यानी कि राजा ले जाता है। तो मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली इन डिक्लाइन, तो मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन में जाते, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। एट द सेम टाइम वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स प्रेशियस मेटल फ्लोड इन इंडिया। वो ज़माना ऐसा था कि भाई जितने भी प्रेशियस मेटल है ना वो इंडिया से होते हुए ज़रूर जाते थे। और ये सब होने के बावजूद भी जो है ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिया में जो है आर्टिसंस को इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं होते थे, वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे। कुछ होते थे बहुत ही अमीर अमीर मर्चेंट्स जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी किया करते थे, ठीक है। तो आर्टिसंस के बारे में इन्होंने ये कहा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या व्यू पॉइंट रखे। अब हम इंडिया के शहरों के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया की 15% ऑफ द पॉपुलेशन शहरों में रहती थी, टाउन में रहती थी, और ये यूरोप से कहीं ज़्यादा है। यूरोप में मतलब इतनी ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन नहीं थी, वहाँ गाँव में ज़्यादा लोग रहा करते थे, और हमारे यहाँ शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो अब जब ये चीज़ तो अच्छी है ना कि अर्बनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर, तो इस पर इन्होंने क्या कहा कि अर्बनाइजेशन, शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जिस जिस शहर में मुगल कोर्ट जाती थी, इंपीरियल कोर्ट जाती थी, यानी कि राजा जाएगा और सभा जाएगी और कोर्ट स्ट्रक्चर होता था, वो शहर बन जाया करते थे। फिर जब इंपीरियल कोर्ट उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती थी तो वो वाला शहर जो है बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता था। तो इसलिए बहुत सारे कैंप टाउन्स हैं इंडिया के अंदर। कैंप टाउन्स मतलब क्या हुआ? कैंप टाउन्स मतलब ही ये है कि जब इंपीरियल कोर्ट आएगी, यानी कि राजा आएगा, एक शहर है राजा ने कहा मैं तो यहाँ जाके रहूँगा, मेरी कोर्ट सभा मेरी यहाँ रहेगी, तो वहाँ आसपास में बहुत सारी सेटलमेंट हो गई, वो ग्रो करने लगे। फिर राजा ने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कहीं और जाके रहूँगा, या सभा कहीं और चली गई, कोई कहीं और शिफ्ट हो गया, कोई पर्टिकुलर हब कहीं और शिफ्ट हो गया, तो वो वहाँ से जो है वहाँ के पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, दूसरी जगह आबाद होगी, फिर वहाँ पे बढ़िया इकोनॉमी चलेगी। तो उनने ये जवाब दिया इसके। ही बिलीव दैट दीज कैंप्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द इंपीरियल कोर्ट मूव्ड इन एंड रैपिडली डिक्लाइंड व्हेन इट मूव्ड आउट। तो इसने कहा कि भैया टाउन्स बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, हम कह रहे हैं टाउन पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में, तो टाउन पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि जब राजा आया वो प्रॉस्पर टाउन तभी करते, जब राजा जाएंगे तो वो इतना प्रॉस्पर नहीं कर रहे थे। ही सजेस्टेड दैट दे डिड नॉट हैव एनी वाइबल सोशल इकोनॉमिक फाउंडेशन बट ओनली डिपेंडेड ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज। की जो टाउन है, ऐसा नहीं कि टाउन में अपनी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है कि हाँ यहाँ बाजार है, यहाँ का सोशल कल्चर ऐसा है कि अपने आप से ग्रो करे, नहीं, जब राजा आता था तो ही वो जगह ग्रो करती थी। ये आंसर करा। एज इन दिस केस क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, बर्नियर वॉज ड्रॉइंग ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर। बट गाइज जो बर्नियर ने कहा वो सच नहीं था, वो बस एक ऊपरी इमेज बना रहा था हमारी कंट्री की। हमारे यहाँ हर टाइप के शहर हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, ट्रेडिंग टाउन थे, पोर्ट टाउन्स थे, सेक्रेट टाउन थे, पिलग्रिमेज टाउन हुआ करते थे, और बहुत प्रॉस्परस मर्चेंट्स हुआ करते थे। इनफैक्ट इतने अमीर अमीर मर्चेंट्स हुआ करते थे कि उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटी बना रखी थी, अपने अपने क्लैंस बना रखे थे उन्होंने। मर्चेंट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किन टाइज में, यानी कि इनका पूरी फैमिली पूरे अपना फैल रखा होता था, इनका अपना घराना, कि अपना कास्ट बना लिया करते थे ये। फॉर एग्जाम्पल हमें बता रखा है महाजन्स के बारे में कि इंडिया के मर्चेंट्स थे, इनका पूरा एक अपना ग्रुप था, इनको महाजन्स कहा जाता था, और उनके चीफ को सेठ बोला जाता था, ठीक है। ये अर्बन सेंटर यानी कि जो शहर है ना अहमदाबाद, वहाँ पे बहुत फेमस हुआ करते थे महाजन्स, ठीक है, और रिप्रेजेंटेड बाय देयर चीफ। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी हमारे यहाँ पे। अगर अदर अर्बन ग्रुप्स की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस थी, जैसे कि फिजिशियंस थे, हकीम, वैद हो गए। अब इन्होंने तो कहा बस पीजेंट्री है इंडिया के अंदर, या अमीर लोग हैं, इनके बारे में मेंशन नहीं करा इन्होंने। पीजेंट्री भी थी हमारे यहाँ, फिजिशियंस भी थे, हकीम भी थे, वैद भी थे, टीचर्स थे जिनमें पंडित आते थे, मुल्ला आते थे, लॉयर्स थे, वकील थे, पेंटर्स थे, आर्किटेक्ट थे, म्यूजिशियंस थे, कैलीग्राफर्स थे। इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी हमारी, जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया नहीं अपनी बुक में, ठीक है। वाइल सम डिपेंडेड ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज, अब कुछ ऐसे थे, इनमें से कोई वकील है, कोई लेखक है, कोई गायक है, उनमें से कुछ इंपीरियल पैट्रोनेज पे, यानी कि राजा के बेसिस पे, कि भाई राजा अपॉइंट करेंगे, राजा कहीं जॉब दिलाएंगे तो हम काम करेंगे, राजा मतलब पूरा कोर्ट, ठीक है। और कुछ खुद से अपना सेल्फ मेड होते थे, खुद से ट्राई करते थे अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए। ऑर्डिनरी पीपल वर क्राउडेड इन द मार्केट और बाजार, और अगर आप इंडिया के उस ज़माने के बाजार में चले जाओ तो वो भीड़ होती थी बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई। तो विद दिस आपने देख लिया कि इन्होंने इंडिया को कैसे सिचुएशन में शो करा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, वुमेन स्लेव्स एंड सती, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे ट्रैवलर जब इंडिया में आते थे तो वो ना इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देखा करते थे जो हमारी कंट्री में नेचुरल मान ली जाती थी। समटाइम दे टुक सोशल इनइक्वालिटीज़ फॉर ग्रांटेड एज नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर, ठीक है। तो वो कई बार ना जब बाकी ट्रैवलर्स आते थे तो कुछ चीज़ें देख के हमारे यहाँ पे हैरान हो जाते थे।
अब जैसे कि अगर हम स्लेव्स की बात करें, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में स्लेवरी थी, बहुत सारी जगहों पे होती थी। अगर इंडिया की बात करें, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट। स्लेव कौन हुए गाइस? ह्यूमन बींग्स। उनको नौकरों की तरह, बंधकों की तरह बाजार में बेच दिया जाता था, मैन भी और वुमेन भी, ठीक है। ये जैसे बाजार में आलू खरीदने जा रहे हैं, वैसे लोग स्लेव खरीदने जाया करते थे कि अपने घर के लिए अपने स्लेव खरीदेंगे। बहुत अलग अलग जो है टाइप से जो है इस तरीके से पूरा स्लेव्स को सोल्ड करा जाता मार्केट में ओपनली, ठीक है, लाइक एनी अदर कॉमोडिटी, ठीक है। इनफैक्ट स्लेव्स को गिफ्ट की तरह भी एक्सचेंज करा जाता था कि अगर कोई किसी से मिलने गया तो उसको गिफ्ट में स्लेव्स दे रहा है। जैसे कि इब्न बतूता जब सिंध आए थे तो उन्होंने हॉर्सेस खरीदे थे, कैमल्स खरीदे थे और स्लेव्स खरीदे थे जो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट करे थे। तो समझो जब ये वहाँ से आए थे ना, कहाँ से आए थे ये? इब्न बतूता मोरक्को से, तो ये अपने साथ गिफ्ट में इनके लिए तुगलक को उन्होंने ये सब गिफ्ट करा था। व्हेन ही रीच मुल्तान ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विद अ स्लेव। जब मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान के गवर्नर को इन्होंने एक स्लेव गिफ्ट करा, हॉर्सेस गिफ्ट करे और कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश और बादाम गिफ्ट करे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने एक बार उनको बताया था इब्न बतूता को कि एक बार ये अपने एक प्रीचर से, यानी कि एक मतलब प्रीचर कौन हुआ? जो एक कोई लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, सरमन लेक्चर प्रोवाइड करा जिस आदमी ने, ठीक है। तो उन्होंने वो उससे इतने खुश हो गए, उनका नाम था नसीरुद्दीन, दैट उन्होंने उसको 100 टोंक दिए थे, टांकास दिए थे, यानी कि 100 सोने के सिक्के दिए थे और 200 स्लेव, यानी कि 200 स्लेव इंसान दे दिए कि ये तुम्हारे नौकर है, इनको ले जाओ अपने साथ गिफ्ट में। तो ये देखो आप किस तरीके से स्लेवरी थी। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूताज अकाउंट दैट दीज वर कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव्स। अब स्लेव्स में भी डिफरेंसेस होते थे। कुछ स्लेव्स फीमेल होती थी जो सुल्तान के जो है सर्विसेज में रहती थी, वो म्यूज़िक और डांस में एक्सपर्ट होती थी एंड दे वर डूइंग डांसेस एंड म्यूज़िक इन द कोर्ट्स, ठीक है, या फिर सुल्तान के लिए। साथ ही के साथ में जो है वेडिंग वगैरह जब होती थी तो उसमें वो लोग परफॉर्मेंस किया करते थे। कुछ स्लेव्स होती थी जो कई बार जो है फीमेल स्लेव्स को सुल्तान अपॉइंट करता था और अपने नोबल्स को वो गिफ्ट कर देते थे, सो दैट वो उन पे नज़र रखती थी और सुल्तान तक सारी इन्फॉर्मेशन, खबरें पहुँचती रहती थी उन स्लेव्स के थ्रू। स्लेव्स वर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑल्सो, यानी कि घर के काम काज के लिए भी स्लेव्स को जो है खरीदा जाता था। इब्न बतूता को ये भी समझ में आया था दैट वुमेन और मेन को स्लेव सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता था पालकी उठाने के लिए। जो पालकी होती है ना, उसको उठा के इधर से उधर गाड़ी बना के घुमा करते थे लोग, तो वो उठाने के लिए स्लेव सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे। अगर प्राइस ऑफ स्लेव्स की भी बात करें तो देखो आज उस ज़माने में भी डिफ्रेंसिएशन, फीमेल स्लेव्स का प्राइस जो डोमेस्टिक लेबर के लिए, घर के कामकाज के लिए यूज़ होता था, तो बहुत कम होता था एंड मोस्ट फैमिली, ज़्यादातर हर फैमिली अफोर्ड कर लेती थी फीमेल स्लेव्स को। एटलीस्ट 1-2 फीमेल स्लेव्स तो सबके घर में होती थी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स ने भी इस चीज़ को कई बार मार्क करा है, जो ये स्लेवरी सिस्टम और जो वुमेन के साथ जो चीज़ें होती थी इंडिया में, और ऑब्वियसली बर्नियर ने भी करा होगा। अब बर्नियर ने क्या दिखाया? बर्नियर ने हमारे यहाँ पे जो सती प्रथा होती थी उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। उन्होंने सती प्रथा में एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ वुमेन होती थी वो अपनी मर्ज़ी से एम्ब्रेस करती थी डेट को, कि अगर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाए तो वो जो है उनके साथ जो है खुद रेडी होती थी फॉर डाइंग। बट काफ़ी सारी ऐसी होती थी जो नहीं भी चाहती थी, तो उन्हें ज़बरदस्ती जो है उनको मार दिया जाता था, ठीक है। ऑफन मेनी वर फोर्स टू डाई। इनफैक्ट अगर आपको सही बताए तो यहाँ पे बता रखा है वुमेन्स लाइव्स अराउंड मच एल्स बिसाइड्स द प्रैक्टिस ऑफ सती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, अब इन्होंने तो यही बता दिया, इन्होंने अपने अकाउंट में सिर्फ सती प्रथा के बारे में इंडिया में बताया। अरे भाई और भी तो बहुत चीज़ें थी जो हमारे यहाँ पे वुमेन के साथ होती थी, वो इन्होंने नहीं बताया। जैसे कि हमारे यहाँ वुमेन एग्रीकल्चर में भी एंगेज थी, नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी थी। जो मर्चेंट्स, महाजन्स और जो हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, जो अलग अलग व्यापारी होते थे, इनकी वाइफ जो होती थी वो उनके अपने हस्बैंड्स को मदद करती थी और अपने फैमिली के बिजनेस के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती थी। इवन बहुत सारे तो कोर्ट में भी होती थी, यानी कि डिस्प्यूट्स जो लॉ से रिलेटेड होते थे, राज्य में के भी काफ़ी कामकाज में वुमेन इन्वॉल्व होती थी। इट इज़ देयरफॉर सीम्ड अनलाइकली दैट वुमेन्स वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन घर में रहती थी, हाउस होल्ड में ही रहती थी, बहुत सारे और एरियाज में वुमेन्स वर इन्वॉल्व, बट सब कुछ नहीं बताया जाता था अकाउंट्स के अंदर। यू मे हैव नोटिस दैट ट्रैवल अकाउंट्स प्रोवाइड अस ट्रांसटेंसिंग ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज। टैंटलाइजिंग, यानी कि गाइस हम इन पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो इन्होंने बताया वो बस एक छोटा सा ग्लिम्स है। हाउएवर इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी शार्प है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बारीकी से देख समझ के जो लिखा है हमारे बारे में। ऑल्सो रिलेटिवली अननोन
आर द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट हु अक्रॉस सी माउंटेन्स वेंचर इनटू लैंड। तो इन्होंने काफ़ी बारीकी से समझ के हमें काफ़ी कुछ बता दिया, बट येस काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन्होंने नज़रअंदाज कर दी होगी, जो हमें पता नहीं चली। ठीक है, तो जो भी है इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, मेन ट्रैवलर्स ने, वुमेन ट्रैवलर ने, जो हमारे यहाँ पे आए, कितनी कितनी दूरों से आए हैं। आप सोचो गाइस, उस ज़माने में नदियाँ समुद्र पार करके, पहाड़ जंगल सब कुछ पार करके ये आए हमारे कॉन्टिनेंट में, और जो कुछ भी इन्होंने देखा उसको इन्होंने अपनी अपनी बुक्स में हमारे को बताया। एंड दीज and other question will hopefully be symmetrically addressed by historians in the years to come। अब इन्होंने जो भी अपने अकाउंट्स में लिखा ना, तो हिस्टोरियंस ने जब इनके अकाउंट को पढ़ा तो काफ़ी बार इनकी कई चीज़ों को क्वेश्चन करा कि इन्होंने ये लिखा है हमारी कंट्री के बारे में, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है, हाँ ऐसा है। तो कहते हैं कि आगे इन फ्यूचर और इन अकाउंट्स को पढ़ा जाएगा और भी चीज़ों पे क्वेश्चन करा जाएगा। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ फ्रैंकोइस बर्नियर से आएंगे, जो इंडिया की सिचुएशन उन्होंने दिखाई। इब्न बतूता का शहर वाला क्वेश्चन आता है, और अल बिरूनी ने जो सोशल कैटेगरी वाला जो कॉन्सेप्ट पे कहा था ना, नेचर के लॉ के अगेंस्ट है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो क्लास 12 हिस्ट्री की, वहाँ आपको पहले सारे चैप्टर मिल जाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। नोट्स के लिए मैंने बता दिया, आप इंस्टाग्राम आईडी से चेक कर सकते हो। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।